मेरी मंगेतर के मेरी भाभी बनने के बाद मैंने अपने उस दोगले बाप के मुंह पर लात मारी और अपनी 20 बिलियन की संपत्ति लेकर जिंगबे जैसी मनहूस जगह से हमेशा के लिए निकल गया और सीधा अपने सोशल मीडिया पर फुल भौकाल में एक पोस्ट डाली, मेरी मंगेतर मेरे सगे भाई के साथ भाग गई, इसलिए अब ये यंग मास्टर एकदम सिंगल है और सबके लिए अवेलेबल है। पोस्ट में मैंने अपनी एप्स वाली वो फोटो भी लगा दी जिसे खिंचवाने में मेरे 1 लाख से ज्यादा लगे थे। अगले सेकंड उसकी सहेली का कॉल उसे गया और वो बोली, शिनबुयू, क्या तू एकदम पागल है? मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूं कि कोई भी बंदी मुझे देखते ही मुझ पर पूरी तरह से लट्टू हो जाए और मैं किसी को भी अपना दीवाना बना लूं। मैं खुद भी उसे चाहने से खुद को रोक नहीं सकती और तूने उसे अकेला छोड़ दिया। मेरे जाने की खबर सुनकर शिनबुयू का फ्यूज उड़ गया और वो एकदम से भड़क उठी। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को मुझे ढूंढने भेजा, पर उसे जवाब मिला कि मैं देश छोड़कर बाहर जा चुका हूं। ये सुनकर वो एकदम से हैरान रह गई और उसका दिमाग खराब हो गया। असिस्टेंट बोला, बॉस, आपके रुतबे के चलते आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मुझे लगता है कि शायद इस बार वो सच में आपसे पूरी तरह उब चुका है। ये सुनकर शिनबुयू की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसे अचानक उस दिन क्लब में अपने दोस्तों के साथ हुई वो पुरानी बातचीत पूरी तरह से याद आ गई। बुयू, क्या तू अभी अपने उस आशिक के पास से मजे मार कर लौटी है? मैं आमतौर पर एक जंगली भेड़िए की तरह खूंखार रहता हूं और किसी भी इंसान को भाव नहीं देता, पर तेरे साथ मैं एकदम सख्त और नरम दोनों बन जाता हूं, जिसे देखकर मेरा भी दिल धड़कने लगता है। तू मुझसे शादी कब करेगी? ये सुनकर मेरे कदम वहीं के वहीं रुक गए। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मुझे काफी उम्मीद थी, पर मैंने सुना कि वो बस टाइम पास कर रही थी। उसका नाम क्या है? ये सवाल मेरे कानों में पड़ा। उसकी आवाज एकदम हल्की थी। उसने ये बात बहुत आसानी से कह दी, पर मेरे लिए उसके वो शब्द एकदम जहरीले खंजर की तरह थे जो सीधे मेरे दिल को चीरते हुए उसके आर पार हो गए। उसी समय उस प्राइवेट रूम में एकदम भारी सन्नाटा छा गया और उसके सारे दोस्त भी बुरी तरह से सुन्न पड़ गए। किसी के भी मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीता और फिर किसी ने बहुत ही धीरे से उस भारी सन्नाटे को तोड़ा नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। शिन बहन, पूरे 3 साल बीत चुके हैं और तुम्हारे दिल में आज भी वो तुम्हारा पुराना प्यार एकदम जिंदा है। वो पुराना प्यार। मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया और मेरे सोचने समझने की ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई। शिनबुयू के दिल में कोई पुराना आशिक है। मैं दरवाजे के बाहर एक ऐसी बेजान कठपुतली की तरह खड़ा था जिसके सारे धागे किसी ने बहुत ही बेरहमी से काट दिए हों। मैं वहीं अपनी जगह पे जम गया और शिनबुयू को धीरे से ये कहते हुए सुना, हाँ, जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तो उसने मुझे 3 साल का वक्त देने को कहा था। वो एक बार कोशिश करना चाहता था और बाकी लोगों ने मुझे भी यही करने को कहा। अगर हम दोनों को एक दूसरे से प्यार रहा तो हम वापस मिल जाएंगे, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। इन 3 सालों में मैंने सब ट्राई कर लिया। वो बोलते बोलते रुकी और बोली वो अब तक वापस आ चुका होगा। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे मुझ पर किसी ने जोरदार बिजली गिरा दी हो। मेरा शरीर एकदम बर्फ सा ठंडा पड़ गया और मेरी उंगलियां कांपने लगी। इन 3 सालों के वो अनगिनत प्यारे पल जो मैंने उसके साथ बिताए थे, वो सब मेरी आंखों के सामने थे। जब मुझे लगता था कि हम दोनों के दिल जुड़े हुए हैं, वो सब तो बस किसी और को परखने का एक नाटक था। तो फिर मेरा क्या होगा? मेरे साथ क्या होगा? मेरे एटीट्यूड को देखते हुए अगर मुझे ये सच पता चल गया तो, लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाती, मैंने उस प्राइवेट रूम का भारी दरवाजा धक्के से खोल दिया। अंदर बैठे सभी लोगों की हवा टाइट हो गई और सब सीधा दरवाजे की तरफ देखने लगे। मैं बस वहां चुपचाप खड़ा था। मेरा चेहरा एकदम डरावना और पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। मैं सीधा मेन सीट पर बैठी उस औरत को घूर रहा था, पर उसके चेहरे पर हैरानी का कोई नामो निशान नहीं था और ना ही मेरे अचानक वहां आने से वो जरा सी भी घबराई। उसका चेहरा अभी भी एकदम पत्थर जैसा था। अगर उसके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार होता तो वो इस वक्त ऐसे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती और कुछ तो शर्म दिखाती। मैं उसके पास गया और उसके इस चेहरे को एकदम घूरते हुए देखा और बोला, शिनबुयू, क्या तुम्हारे पास अब मुझे अपनी सफाई में कहने के लिए एक भी शब्द नहीं बचा है? कहने को कुछ भी नहीं है। तुमने जो सुना वो एकदम सच है। हम बस टाइम पास कर रहे थे। मुझे हमेशा से यही लगता था कि तुम ये बात बहुत अच्छे से समझते हो। शिन लुओहेंग ने मुझे पटाने के लिए तुम्हारे साथ शर्त लगाई थी। तुम उसके गैराज से अपनी पसंद की कोई भी लग्जरी कार ले सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ कार तुम्हारे लिए काफी नहीं है। ये कहते हुए उसने अपने कोट की जेब से एक ब्लैक बैंक कार्ड बाहर निकाला और उसे बहुत ही आराम से मेरे सामने रखे उस कॉफी टेबल पर मेरी तरफ खिसका दिया। वो बोली, इसमें पूरे 100 मिलियन पड़े हैं। इसे 3 सालों तक मेरे इशारों पर नाचने की कीमत समझ लो और अपना ये सारा बोरिया बिस्तर बांध लो। अब से हमारा रिश्ता पूरी तरह खत्म है। यह सुनने के बाद मैं वहां से बाहर जाने के लिए सीधा खड़ा हो गया और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। पर जैसे ही मैं उसके बगल से गुजरा, मैंने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी कलाई को बहुत ही कसकर पकड़ लिया। शिनबुयू, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए एकदम सच्ची फीलिंग्स हैं। ये बोलते हुए मेरे दिमाग में इन 3 सालों की हर एक छोटी बात घूम रही थी। पर उसने ना में सिर हिलाया, अपना फोन निकाला और मुझे एक नया मैसेज दिखाया। स्क्रीन पर वो मैसेज एकदम साफ दिख रहा था, बुयू, 3 साल बीत गए, मैंने कोशिश की, पर मुझे आज भी सिर्फ तुम ही पसंद हो। चलो एक बार फिर से साथ आ जाते हैं। उसी पल मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया तबाह हो गई। शिनबुयू ने पहले स्क्रीन को देखा और फिर उसकी नजरों में एक अजीब सा सूनापन छा गया। फिर उसने धीरे से मेरी उन उंगलियों को हटा दिया जो उसकी कलाई को बहुत कसकर जकड़े हुए थी। सॉरी, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। इसके बाद वो बिना कोई मोह दिखाए पलटी और लंबे कदम बढ़ाते हुए वहां से चली गई। उसने कहा कि उसे कोई फीलिंग्स नहीं है और वो सब नाटक था।
तो इन 3 सालों तक सिर्फ मैं ही एक जोकर की तरह बर्ताव कर रहा था, जिसने उसके रचे हुए नाटक में अपना सारा सच्चा प्यार पूरी तरह लुटा दिया। मैं अपने खाली हाथ को घूरते हुए वहीं पर खड़ा रहा। अगले ही सेकंड मैंने अचानक कॉफी टेबल पर रखी उस महंगी विदेशी शराब को अपने हाथों में उठाया और उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। रूम में बैठे सब लोगों की एकदम हवा टाइट हो गई और वो सब मुझे हैरानी से घूरने लगे। किसी में भी मुझे रोकने की हिम्मत नहीं थी। पता नहीं कितना वक्त बीता और मैं क्लब से बाहर निकला। बाहर काफी घना और खौफनाक अंधेरा छाया था। रात की हवा चल रही थी और मेरा चेहरा एकदम बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। मैंने गुस्से में आंसू पोंछे और तुरंत एक टैक्सी रुकवाई। आगे जा रही उस मेबैक का पीछा करो। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि वो कौन है जिसके बारे में वो 3 साल से सोच रही है। वो पुराना प्यार जिसकी मैं बराबरी भी नहीं कर सका। आखिर वो है कौन? ड्राइवर ने मेरी खराब हालत देखी और कुछ भी पूछने की बिल्कुल हिम्मत नहीं की। उसने सीधा एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी उसके पीछे लगा दी। हालांकि शिनबुयू, जो हमेशा एकदम शांत रहती थी और बहुत ही आराम से अपनी गाड़ी चलाती थी, आज उसकी स्पीड साफ तौर पर काफी तेज थी। ये देखकर मेरे दिल में एक बार फिर से तेज दर्द उठा और मैं अंदर ही अंदर पूरी तरह से जल भुन रहा था। क्या वो अपने उस पुराने प्यार से मिलने के लिए इतनी बेताब है? उसकी गाड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल लेवल पर रुकी और मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने ड्राइवर को पैसे दिए। मैं लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकला और एक पिलर के पीछे छिप गया। मैंने शिनबुयू को एयरपोर्ट के एग्जिट पर खड़े हुए देखा। तभी एक आदमी अपना सूटकेस खींचते हुए वहां से बाहर आया। जब मैंने उस आदमी का चेहरा देखा तो मुझे लगा जैसे मुझ पर किसी ने जोरदार बिजली गिरा दी हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि शिनबुयू भागकर उसके पास गई और उसने बाहें फैलाकर उसे कसकर पकड़ लिया और अपना सिर झुकाकर बड़े प्यार से उसके बालों को चूमा, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पुराना प्यार कोई और नहीं बल्कि फैंग शुन निकला, जो सिर्फ नाम के लिए मेरा भाई लगता था। वो इंसान जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं और जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। उस समय मेरी माँ की कार एक्सीडेंट में मौत के 6 महीने बाद ही मेरे बाप ने एक औरत को घर ला दिया। वो औरत अपने साथ एक लड़के को भी लेकर आई जो उम्र में मुझसे 3 साल बड़ा था और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फैंग शुन था। मेरे बाप ने मुझे बताया कि वो औरत उसका पहला प्यार थी और फैंग शुन उसी का अपना सगा बेटा था, जिसे सुनकर मेरा दिमाग एकदम दही हो गया। उसने कहा कि अगर उस समय मेरी माँ ने उसे ना छीना होता तो वो औरत कभी भी प्रेग्नेंट हालत में अपने प्यार से अलग नहीं होती। पर मुझे असली सच पता था। उस समय मेरे बाप को बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत थी। वो एकदम भुखमरा था। उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। उसी ने खुद मेरी माँ को ढूंढा जो उसके पीछे काफी वक्त से पड़ी थी। उसने वादा किया कि अगर उसकी माँ के घरवाले व्यापार में पैसा लगाएंगे तो वो उससे पक्का शादी कर लेगा। मेरी माँ ने उसे अंधा पैसा और अपना सारा सच्चा प्यार भी दिया और बाद में एक भयानक कार एक्सीडेंट में उस आदमी को रास्ते से हटाकर उसकी जान बचाने के लिए माँ ने खुद अपनी कीमती जान तक कुर्बान कर दी। लेकिन आखिर में इस सब का क्या नतीजा निकला? माँ का शरीर अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मेरे बाप ने मुड़कर दहेज और वसीयत का सारा पैसा अपनी पहली मोहब्बत शिनबुयू को दे दिया। विरासत को शगुन बनाकर उस सो कॉल्ड पहली मोहब्बत शिनबुयू से एकदम शान से दूसरी शादी कर ली। वो घटिया इंसान जिंदगी में जिससे चाहता उसे बेझिझक अपना सच्चा प्यार कर सकता था। लेकिन वो फेंग शुन ही क्यों? मेरी उस गहरी हैरानी के पल में शिनबुयू ने पहले ही उस फेंग शुन का सारा सामान अपने हाथों में ले लिया था। वो दोनों लोग पार्किंग की तरफ जा रहे थे और मैं किसी खूंखार भूतिया साये की तरह एक दूसरी टैक्सी लेकर लगातार उनके ठीक पीछे पीछे उनका पीछा करने लगा। क्योंकि मैं बहुत करीब से पीछा कर रहा था, गाड़ी की खिड़की से मैं आगे वाली कार में बिल्कुल साफ देख सकता था। शिनबुयू ने अपना सिर घुमाया और फेंग से प्यार से कुछ कहा और यहाँ तक कि उसने बड़े प्यार से हाथ बढ़ाकर फेंग के कान के पास बिखरे बालों को संवारा। ये वो प्यार और दुलार था जो मुझे उसके साथ पूरे 3 साल रहकर भी कभी नसीब नहीं हुआ। ठीक जैसे ही मैं एकदम सीधे आगे देख रहा था, मेरी आंखों में आंसू भर गए और सब धुंधला हो गया। तभी अचानक आगे वाले चौराहे पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक एक्सीडेंट हो गया। ब्रेक की कान फाड़ देने वाली तेज आवाज और गाड़ियों के बुरी तरह टकराने की भयानक आवाजें एक के बाद एक गूंजने लगी। जिस टैक्सी में मैं बैठा था उसने बिना किसी चेतावनी के अचानक आगे वाली गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और फिर पीछे से एक और गाड़ी ने हमें बहुत बुरी तरह ठोक दिया। उस भयानक टक्कर का जोरदार झटका लगा। मुझे लगा जैसे मेरा सिर सामने वाली सीट के पिछले हिस्से पर जोर से टकराया है। एक चुभता हुआ दर्द उठा और तुरंत खून बहने लगा, जिससे मेरी आंखों के आगे सब कुछ एकदम धुंधला हो गया। उस भारी भसड़ और चीख पुकार के बीच मैंने कार की टूटी हुई कांच की खिड़की से देखा कि आगे वही जानी पहचानी मेबैक कार खड़ी थी। उसका दरवाजा खुला और शिनबुयू सबसे पहले बाहर निकली। वो तेजी से चलकर कार की पैसेंजर साइड की तरफ गई और बहुत ही सावधानी से फैंग शुन को कार से बाहर निकलने में मदद की ताकि उसे कोई भी तकलीफ महसूस ना हो। उसने उसे सहारा दिया और उसकी चोटें चेक करने लगी। उसकी भौहें एकदम कसकर सिकुड़ी हुई थीं और उसका चेहरा फेंग के लिए सच में बहुत ज्यादा चिंता से पूरी तरह भरा हुआ था। आखिरकार उसने फेंग को मुड़ने में मदद की और उस एक्सीडेंट वाली भयानक जगह से तुरंत निकलने की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही वो पलटी उसकी नजरें अचानक सीधा मेरी नजरों से टकरा गईं। मैं उस चकनाचूर हो चुकी टैक्सी की पिछली सीट पर बुरी तरह फंसा हुआ था। मैंने उसकी आंखों में एक गहरी हैरानी देखी, लेकिन वो हैरानी अगले ही पल एकदम गायब भी हो गई। फैंग ने शायद उसके रुकने पर गौर किया था। बुयू, क्या हुआ? क्या तुमने किसी पहचान वाले को देखा है? वो बोली। मैं एकदम ठीक हूँ, कोई बात नहीं। उसने कहा, अगर तुम सच में किसी को जानती हो तो तुम्हें जाकर देखना चाहिए। मैंने सुना है कि एक टैक्सी की बहुत बुरी तरह टक्कर हो गई है। कुछ सेकंड की एकदम गहरी खामोशी के बाद बुयू ने अपनी नजरें फेर लीं और बिना पलक झपकाए बोली, मैं किसी को नहीं जानती।
वो बस अजनबी हैं। बस इतना कहकर उसने फेंग को सहारा दिया और उस एक्सीडेंट की भारी भसड़ वाली जगह से बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ गई। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं सीधा अस्पताल के बेड पर था। एक नर्स मेरे हाथ पर लगी ड्रिप को ठीक कर रही थी। मुझे होश में आते देखकर उसने मुझे तुरंत याद दिलाया और बहुत ही नरमी से मुझसे कहा, मिस्टर फेंग, आप आखिरकार उठ ही गए। आपको सच में बहुत ज़्यादा गहरी चोटें आई हैं। आपको निगरानी के लिए अस्पताल में ही भर्ती रहना होगा और हमें तुरंत आपके घर वालों से भी संपर्क करना पड़ेगा। कृपया अपने सारे मेडिकल बिल जमा कर दीजिए। लेकिन मेरी आंखें एकदम सूनी और खाली थी। मैंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और एकदम शांत रहा तो उस नर्स ने अपनी बात फिर से दोहराई। मिस्टर फेंग, तभी अचानक एक जानी पहचानी सी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मेडिकल की सारी फीस मैंने पहले ही जमा कर दी है। मैंने एकदम झटके से अपना सिर पीछे घुमाया और हैरानी से देखा कि शिन बुयू उस वार्ड के दरवाजे पर खड़ी थी। ये सब देखकर वो नर्स बिना कुछ बोले समझदारी दिखाते हुए चुपचाप वहां से खिसक गई और फिर शिन बुयू चलकर मेरे पास अंदर आ गई। उसकी नजरें मेरी पट्टियों और घावों पर पड़ी। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे वो मेरे माथे को छूना चाहती हो, लेकिन मैंने खुद को बचाने के लिए अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। प्रेसिडेंट शिन, आपके पास काम की भसड़ मची होगी। आप मुझ जैसे किसी फालतू इंसान की देखभाल करने क्यों आ गई? ये सुनते ही शिन बुयू के हाथ एकदम हवा में रुक गए। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो क्या तुम्हारे पास कोई और है जो यहाँ आ सके? इस बात ने सीधा मेरे दिल पर गहरा वार किया। साला मेरे पास और है ही कौन? मेरी माँ बहुत जल्दी गुजर गई। मेरा बाप भेदभाव करता है और सौतेली माँ एकदम दोगली है। वो घर, अब मेरा घर बिल्कुल नहीं रहा। इन पिछले पूरे 3 सालों में सिर्फ वही मेरे साथ थी। शिन बुयू बार बार तब सामने आई जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिससे मुझे उस पर निर्भर रहने की आदत पड़ गई और मुझे ये गलत फहमी हो गई कि मुझे कोई मिल गया, एक सुरक्षित किनारा मिल गया है। लेकिन अब जिसने मुझे अपने हाथों से वापस उस अंधेरे गड्ढे में धकेल दिया वो भी यही है। भले ही अब मुझसे मिलने कोई भी ना आए। मुझे तुम्हारी इस झूठी परवाह की कोई जरूरत नहीं है। तुमने खुद ही ये बात कही थी ना कि अब हमारे बीच सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। प्रेसिडेंट शिन, मैं इतना भी कोई फट्टू या लाचार इंसान नहीं हूं। अगर आप मेरे मुंह पर कहती हैं कि आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं तो मैं भी ऐसा बेशर्मों की तरह आपसे चिपकने वाला नहीं हूं। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी बची खुची इज्जत बचाने की पूरी कोशिश की। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि जब मैंने प्यार कहा था कि मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं तो वो सच था? मैं बस मजे मजे में बोल रहा था। हम तो बस टाइम पास कर रहे थे। और शिन बुयू, तुम सच में बहुत फेक हो। शिन बुयू मुझे देखने लगी। वो कड़क गुस्सा दिखाने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें एकदम लाल थीं। उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं और वो मुझसे कुछ कहने ही वाली थी। लेकिन तभी अचानक एक नर्स ने जल्दी से दरवाजे को धक्का देकर खोला और घबराते हुए तेज आवाज में कहा, मिस शिन, आप जल्दी आइए। मिस्टर फेंग शुन को आपकी जरूरत है। उनका वहां पर चेकअप पूरा हो चुका है और वो काफी देर से आपको ही ढूंढ रहे हैं। ये बात सुनते ही मैं एकदम ऐसा भड़क गया जैसे किसी ने मेरी पूंछ पर पैर रख दिया हो। बस बहुत हुआ। जाओ जाकर अपने उस प्यारे चांद के टुकड़े से मिलो। मुझे तुम्हारी यहाँ कोई भी जरूरत नहीं है। शिन बुयू ने कुछ सेकंड तक मुझे एकदम खामोशी से देखा और आखिरकार उसने अपना मुंह खोला। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे साथ रहने आई थी, किसी और वजह से बिल्कुल नहीं। तुम शेन लुहेंग के दोस्त हो, इसलिए उसने ही मुझसे तुम्हारी अच्छी देखभाल करने के लिए कहा था। उस पल मैं खुद की हंसी बिल्कुल भी नहीं रोक पाया और जोर से हंस पड़ा। लेकिन भले ही उस हंसी से मेरे घावों में एक भयानक दर्द उठ रहा था, लेकिन वो दर्द मेरे दिल में उठ रहे भयंकर दर्द के एक छोटे से हिस्से के बराबर भी नहीं था। शिन बुयू, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं इतना भी कोई बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ। उस पर शिन बुयू का पत्थर दिल भी हल्का सा कांप गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने मुझे इस तरह से एकदम फूट फूट कर रोते हुए देखा था। उसके होंठ हल्के से खुले जैसे वो मुझसे कुछ बहुत जरूरी कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो मुड़ी और चुपचाप उस नर्स के पीछे पीछे वार्ड से बाहर चली गई। उसे इस तरह से बिना रुके बाहर जाते हुए देखकर मैं आखिर में अपनी सारी हिम्मत हार गया और टूटकर उस अस्पताल के ठंडे बेड पर बुरी तरह गिर पड़ा। मुझे लगा था कि मैं बहुत देर तक ऐसे ही रोता रहूंगा, लेकिन अजीब बात थी कि मेरे आंसू बहुत ही जल्दी सूख गए। आने वाले कुछ दिनों में मैंने खुद ही अपनी देखभाल अकेले उस अस्पताल में की। अपनी पट्टियां बदलते समय दर्द के मारे मेरे ठंडे पसीने छूट जाते थे। मेरी हालत एकदम खराब थी और खाना खाते समय मुझे खाने में कोई भी स्वाद बिल्कुल नहीं आता था। कभी कभी मैं उन नर्सों को दालान में धीरे धीरे फुसफुसाते हुए सुनता था कि बगल वाले वीआईपी वार्ड में वो मिस्टर फेंग शुन सच में कितने ज्यादा लकी हैं और मिस शिन उनका कितना ज्यादा ध्यान रख रही हैं। वो शेन उसे अपने ही हाथों से खाना खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं और रात भर जाकर उसकी देखभाल करती हैं। एक बार मैं यूं ही गलती से उसी वार्ड के पास से गुजर रहा था। आधे खुले दरवाजे से मैंने देखा कि शिन बुयू बेड के पास बैठी एक सेब छील रही है। वो भयानक नज़ारा मेरी आंखों में बहुत ही गहराई तक छप गया और मुझे अंदर से तोड़ गया। दर्द के मारे मेरी आंखों के सामने एकदम घना अंधेरा छा गया, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं रोया। फेंग जियो, मेरी सबसे बड़ी ताकत बस यही है कि मैं प्यार कर सकता हूँ और उसे भुला भी सकता हूँ। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैंने सबसे पहला काम अपना वीज़ा अप्लाई करने का ही किया। मैं अब इस शहर में एक पल के लिए भी और रुकना नहीं चाहता था। अपना वीज़ा मिलने के तुरंत बाद मैं सीधे अपने घर चला गया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरी मुलाकात मेरी उस चुड़ैल सौतेली माँ से हुई, जो हमेशा की तरह एकदम कड़क और भारी मेकअप पोत कर तैयार बैठी थी। मुझे देखते ही उसने अपनी पुरानी फालतू बकवास शुरू कर दी। फांगशियो, क्या तुझे अभी भी वापस घर लौट कर आना याद है? मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी और सीधा दरवाजे पर रखा हुआ वो भारी और आधा इंसान जितना लंबा महंगा फूलदान उठाया और उसे पूरे गुस्से में जोर से जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। एक भयंकर आवाज के साथ उसके टुकड़े हर जगह उड़ गए। लिन वान डरकर बुरी तरह चीख पड़ी और पीछे हट गई।
तू खुद को समझती क्या है, घर तोड़ने वाली एक दो कौड़ी की औरत मुझे ज्ञान दे रही है। कान खोलकर मेरी ये बात सुन। जब तक मैं फांग शियो इस घर में जिंदा खड़ा हूं, तब तक तू कभी भी किसी के सामने अपना सिर ऊंचा करके खड़ी नहीं हो पाएगी, समझी? मेरी जुबान बहुत कड़वी थी, जिसने लिन का चेहरा गुस्से से एकदम पीला कर दिया था। वो डर से पूरी तरह कांप रही थी। फांग शियो, तू ये किस तरह का फालतू तमाशा कर रहा है? अभी बाहर का यह भयंकर शोर सुनकर मेरे पिता फांग फू अपने स्टडी रूम से तुरंत बाहर भागे। उन्होंने जल्दी से उस कांपती हुई चुड़ैल को संभाला और मुझे अपनी एकदम खूंखार नजरों से घूरा था। तू वापस आते ही घर में रायता फैलाना शुरू कर देता है। क्या तू थोड़ा समझदार नहीं बन सकता? मैंने अपने बाप को उस घटिया औरत का बचाव करते हुए देखा और बस मजाक उड़ाते हुए हंसा। क्या मैं रायता फैला रहा हूँ? ठीक है, अगर तुम मुझे मेरी हिस्सेदारी का सारा पैसा जल्दी दे दो तो मैं विदेश चला जाऊंगा और फिर कभी तुम्हारी जिंदगी में दिमाग का दही करने वापस नहीं आऊंगा। ये सुनकर फू एकदम शॉक में आ गया। फिर उसके चेहरे पर फिक्र का एक झूठा नाटक आ गया। क्या बकवास है? विदेश जाएगा? तू वहां इतनी दूर बाहर आखिर भला क्या उखाड़ने के लिए जाएगा? चुपचाप यहीं रुक। ये हमेशा से तेरा घर है और हम सब एक परिवार हैं। मुझे लगा जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा और घटिया मजाक सुन लिया हो। ए सौतेली माँ, अपना ये फालतू का नाटक बंद कर फांग फू। तू ये चुड़ैल और वो तेरा लाडला फांग शियो, बस तुम तीनों ही एक खुशहाल परिवार हो। मेरा इस घटिया तमाशे से कोई लेना देना नहीं है, समझे? मेरी असली माँ अब मर चुकी है, इसलिए अब मेरा कोई घर नहीं बचा है। फालतू की बातें छोड़कर सीधा सीधा मुझे मेरी हिस्सेदारी की वो कीमत बता जो तू मुझे दे सकता है। मुझे बस मेरा वो हक चाहिए जो मेरा है। मेरी ये बात सुनते ही फांग मिंगहोंग का चेहरा एकदम से सूज गया और बहुत ही ज्यादा खूंखार लगने लगा। एक बहुत लंबे और भारी सन्नाटे के बाद उसने आखिर में एक झूठी हमदर्दी दिखाते हुए बोला, बेटा मुझे पता है कि तेरे दिल में इस परिवार के लिए गहरी नफरत है। ये ले, मैं तुझे अभी पहली किस्त में 50 लाख रुपए देता हूँ। बाहर जा और अपना दिमाग शांत कर। 50 लाख सुनकर मेरी सटक गई। फांग मिंगहोंग, तू आज जिस भी मुकाम पर मजे से बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाना जी के उस बेशुमार पैसे की वजह से है जिसे तूने हड़प लिया। तू मेरी माँ के लाए हुए दहेज पर पलता रहा और यहाँ तक कि तेरी खुद की घटिया जान भी मेरी माँ ने अपनी जान कुर्बान करके बचाई थी। और अब तू मेरी माँ के पैसों से इस 2 कौड़ी की औरत और इसके नाजायज बच्चे को पाल रहा है। तू मेरी माँ के खरीदे हुए घर में मजे से रहता है और उनके सगे बेटे को सिर्फ 50 लाख देकर भगाना चाहता है। तेरी शर्म कहाँ मर गई? ये कड़वा सच सुनकर मिंगहोंग की बुरी तरह जल गई और उसका चेहरा बेइज्जती और गुस्से से एकदम पूरा लाल हो गया था। आखिर तुझे असल में कितना पैसा चाहिए? मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मैं पूरी तैयारी से आया था। मैंने अपनी जेब से एक कागज निकाला और एकदम शांत होकर बोला। मैंने बिना किसी डर के शेयरों के नाम और एक लंबी रकम की लिस्ट पढ़कर सुना दी। तू एकदम पागल हो गया है। ये नामुमकिन है। तू फांग कॉर्पोरेशन का आधा हिस्सा चूसना चाहता है, नीच इंसान। ठीक है, तुझे मेरी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने हवेली के बाहर बम गाड़ दिए हैं, या तो तू मुझे मेरा सारा पैसा देने के लिए राजी हो। जा और चुपचाप इस एग्रीमेंट पर साइन कर दे, वरना आज हम सब यहीं एक साथ मरेंगे। अपना फैसला चुन ले। फांग, तू एक नंबर का पागल और खूंखार इंसान है और कुछ नहीं समझे। हाँ, मैं एक खूंखार पागल ही हूँ। मिंगहोंग का चेहरा डर के मारे एकदम पीला पड़ गया और उसकी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी थी। वो मुझे लगातार खौफ से घूर रहा था, जैसे ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हो कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। आखिर में उसकी मौत का डर बाकी हर चीज पर भारी पड़ा। क्या अब सब फाइनल हो गया है? जल्दी जा और उन बमों को हटा दे। चिल मार, बाहर कोई बम नहीं है। मैं तो बस तुझे चूना लगा रहा था। आखिर इसी घटिया तरीके से तूने मेरी बेचारी माँ को फंसाकर उनसे शादी की थी, है ना? तभी उस मिंगहोंग को यह बात समझ आई कि उसका बहुत ही गंदा पोपट हो चुका है। सच में वो गुस्से से इतना भड़क गया कि बेहोश होने ही वाला था। उसने काफी देर तक मेरी तरफ उंगली उठाई, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। जो चीज मेरे दिमाग में चल रही थी वो पहले से ही मेरे हाथ में आ चुकी थी। मुझे दोबारा उसे देखने में बहुत आलस आ रहा था। जैसे ही वो मुड़कर सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। आज तेरा भाई अपनी नई गर्लफ्रेंड को रात के खाने पर घर ला रहा है। तूने पहले चाहे जो भी रायता फैलाया हो, मुझे उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बार मेरी खातिर तुझे ये खाना तमीज से पूरा करना ही होगा। उसकी गर्लफ्रेंड शिनब्यू है। क्या तू जानता है कि जिन खानदान के सामने बाई परिवार की असल में क्या औकात है? बता। तुझे भी पता है कि हम उनसे पंगा लेने की हालत में नहीं हैं। अपना ये फालतू बगावती एटीट्यूड अपनी जेब में रख और मेरे लिए कोई नया स्यापा मत खड़ा करना। ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरे कदम अचानक से वहीं रुक गए। मेरी कमर पल भर में एकदम अकड़ गई। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो आज फांग की बंदी बनकर यहाँ पर आने वाली है। यार, इससे पहले कि मैं ज्यादा दिमाग लगाता, अगले ही सेकंड में दरवाजा खुल गया। फांग अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए शेन बयू का हाथ पकड़े हुए मजे से अंदर आ गया था। डैड मॉम, मैं वापस आ गया हूँ। फांग के पिता और उसकी वो चुड़ैल सौतेली माँ जो अभी कुछ देर पहले सदमे से बाहर आए थे, उन्होंने तुरंत अपने चेहरों पर एक बहुत ही प्यारी और एक्साइटेड स्माइल चिपका ली। वो खुशी से उनका स्वागत करने आगे गए और पूरी फिक्र दिखाते हुए फांग से उसका हाल चाल पूछा। और शिन बियू के सामने तो वो दोनों एकदम बिछी गए थे भाई। उनका रवैया एकदम चापलूसों वाला लग रहा था। सिर्फ बियू ही थी जिसकी नज़र जब मेरे ऊपर पड़ी तो उसने मुझे देखते ही बहुत साफ तरीके से अपनी भौहें सिकोड़ ली थी, जैसे उसे उसी वक्त इस बात का एहसास हुआ हो कि मैं असल में फांग का छोटा भाई हूं। फिर रात के खाने के समय भी फांग और बियू दोनों बहुत ही मजे से एक साथ एक ही तरफ बैठ गए और मैं उनके ठीका सामने वाली जगह पर एकदम अकेला बैठा हुआ था। उस पूरे खाने के दौरान यार, मैंने लाचारी से देखा कि कैसे बियू प्यार से उसके लिए खाना परोस रही थी और फांग भी उसके लिए रैप बना रहा था। लिन वान इस पूरे रोमांटिक तमाशे को बहुत मजे से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी और अजीब सी मुस्कान आ गई। फांग, ये सब तुमने कैसे किया?
शिनबुयू मॉम को बता रही थी कि एक चैरिटी इवेंट में उसने एक बिल्ली को पेड़ पर बुरी तरह फंसे देखा जो बिल्कुल नीचे नहीं आ पा रही थी। वो बोली, मैं उस बेचारी की मदद करना चाहती थी पर मैं पेड़ पर नहीं चढ़ पाई। तब फोंगजुन ने मेरी मदद की और बाद में बड़ी चालाकी से मेरा नंबर भी मांग लिया। बात करते टाइम वो एकदम शरीफ बन रहा था उस घटिया इंसान की। ये पूरी नौटंकी देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और मेरे मुंह से एक अजीब सी आवाज निकल गई। फोंगजुन को बचपन से जानवरों से नफरत थी। उसने बचपन में एक बिल्ली को तड़पाकर मार डाला था, तो वो किसी को कैसे बचाएगा? वो खुद से किसी जानवर को बचाने का सोचे, ये तो एकदम नामुमकिन था। वो 4 लोगों का परिवार बड़े मजे से एक साथ बैठकर शांति से अपना खाना खा रहा था। वो सब खा रहे थे और बहुत मजे से बातें कर रहे थे। मुझे उनके इस नकली हैप्पी फैमिली वाले ड्रामे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं उठकर सीधा गार्डन में चला गया। पर थोड़ी ही देर बाद वो नल्ला फोंगजुन भी मेरे पीछे आ गया और बहुत ज्यादा एटीट्यूड में बोला, क्या भाई अकेले हवा खा रहे हो? मुझे पता है तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। फोंगजुन बोला, ग्रुप में सबने मुझे तुम्हारे और बुयू के उन 3 सालों के बारे में बता दिया है। मैं उसकी तरफ अपनी पीठ किए बहुत शांति से खड़ा रहा। मेरा शरीर हल्का सा अकड़ गया पर मैं पलटा नहीं। फोंगजुन आगे और मजे लेते हुए बोला, सच कहूं तो जब मुझे पहली बार ये सब पता चला तो मेरी थोड़ी हवा टाइट हो गई थी। फोंगजुन बोला, आखिर मेरे छोटे भाई का चार्म ही कुछ ऐसा है कि लड़के लड़कियां सब एकदम लट्टू हो जाएं। कौन नहीं पिघलेगा? पर अफसोस इतने बढ़िया चेहरे का कोई फायदा नहीं हुआ, तुम्हारा पूरा पोपट हो गया मेरे भाई। फोंगजुन बोला, तुम्हारी माँ मेरी माँ से नहीं जीत पाई और तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। वो 3 साल तो बस मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक भीख ही थी। फोंगजुन बोला, अब जब असली खिलाड़ी वापस आ गया है तो तुम जैसे नकली का पूरा गेम खत्म। मैं धीरे से उसकी तरफ पलटा और उसे सीधा घूर कर देखा। मेरी आंखों में कोई गुस्सा या दुख नहीं था जैसा उस फट्टू ने सोचा था। मेरी आंखों में सिर्फ उसका मजाक था। मैंने उसे घूरते हुए कहा, भीख। मैंने कहा, फोंगजुन, क्या तुम इतने दिन बाहर रहकर अपनी असली औकात भूल गए हो? तुम तो एक नंबर के हरामी हो जो सिर्फ अपनी माँ के चक्कर में इस परिवार में घुसा है। मैंने कहा, तेरी माँ मालकिन बनकर आई और तू एक दो कौड़ी का इंसान है जो सिर्फ घटिया चालाकी करके एक औरत को रोक सकता है। मैंने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने भीख की बात करने की? तेरी माँ ने वो कचरा उठाया जो मेरी माँ को बिल्कुल नहीं चाहिए था, एकदम घटिया। मैंने कहा, और तूने उस औरत को खुशी से उठाया जिसे मैंने खुद लात मार दी। तुम माँ बेटे का खून ही एकदम ऐसा है जो हमेशा दूसरों का फेंका हुआ झूठा उठाते हो, नीच। ये सुनते ही उस जोकर के चेहरे की हंसी एकदम गायब हो गई। उसका चेहरा पहले सफेद और फिर गुस्से से पूरा हरा हो गया। फोंगजुन चिल्लाया, फैंग शियू, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये गेम जीत गए? मैंने फोंगजुन से कहा, बात बस इतनी सी है कि मैंने एक औरत के साथ मस्त टाइम पास किया और जब बोर हो गया तो छोड़ दिया और तूने उसे खजाने की तरह अपने पास रख लिया। मैंने कहा, तू उसे हर जगह लोगों को ऐसे दिखाता है जैसे वो कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी हो। ये बोलकर मैं वहां से जाने के लिए मुड़ा पर तभी मेरे पीछे से फोंगजुन की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई। उसने अपना माथा गार्डन में रखे एक पत्थर के बेंच के किनारे पर बहुत जोर से दे मारा था और वहां से लाल खून बहने लगा और उसी टाइम घर के अंदर से भी एक बड़ा बवाल हो गया। शिनबुयू पिता फैंग मिंगहोंग और मेरी सौतेली माँ लिन वान भागते हुए लिविंग रूम से बाहर आ गए। फोंगजुन जमीन पर गिरा पड़ा था और उसने अपने खून से सने माथे को हाथों से कसकर पकड़ रखा था। फोंगजुन नौटंकी करते हुए बोला, मॉम डैड नहीं, प्लीज फैंग शियू को मत डांटना। लिन वान तुरंत भागकर वहां गई और अपने उस लाडले बेटे फोंगजुन को अपनी बाहों में पकड़कर जोर से रोने लगी। लिन वान बोली, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? उसने तुम्हारे साथ बुरा किया और तुम अभी भी उसी फट्टू का बचाव कर रहे हो। ये सुनकर मिंगहोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मिंगहोंग ने गुस्से में आग बबूला होकर मेरी तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, फैंग शियू, तूने फिर से अपने भाई के साथ क्या कांड कर दिया? मैं वहां चुपचाप खड़ा रहा। मैं बहुत शांति से इस पूरे रचे हुए ड्रामे और फंसाने की चाल को देख रहा था। मेरी नजर पहले मेरे गुस्से में पागल पिता पर गई और फिर मेरी उस एकदम दोगली सौतेली माँ के चेहरे पर पड़ी और आखिर में मेरी नजर शिनबुयू पर गई। मैंने देखा कि वो फोंगजुन के बगल में बैठी थी और बहुत प्यार से उसका घाव चेक कर रही थी। फिर उसने अपना सिर उठाया और मुझे गुस्से से घूरा। उसकी आंखों में नफरत थी। मैंने मन में कहा, कतई जहर, ये औरत भी एकदम पनौती है। और मैं सही था, इसके दिल में सिर्फ फोंगजुन बसा है तो वो कभी मेरी बात पर भरोसा क्यों ही करेगी? एकदम डम्ब है। मैंने 1 सेकंड के लिए सोचा और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उनकी तरफ चला। सब मुझे हैरानी से देख रहे थे। तभी मैंने पास ही रखा एक बहुत भारी चीनी मिट्टी का गमला अपने हाथ में उठा लिया और बिना कुछ सोचे समझे सीधा फोंगजुन के उसी माथे पर जहां पहले से घाव था उस भारी गमले को पूरी ताकत से दे मारा। एक बहुत ही जोरदार आवाज आई और उसका सिस्टम हैंग हो गया। फोंगजुन पहले से भी ज्यादा दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगा। मैंने अपनी पकड़ ढीली की और टूटे हुए गमले के टुकड़ों को फेंक दिया और कड़क आवाज में बोला, सब कान खोल कर सुन लो। मैंने कहा, पहले मैंने इसे नहीं मारा था पर अब मैंने ही इसका माथा फोड़ा है। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान और शिनबुयू भी सन रह गए। मैंने अपने हाथ में बचे हुए गमले के टुकड़ों को वहीं जमीन पर फेंक दिया और वहां से जाने के लिए मुड़ा। मैं बस वहां से कट लेने ही वाला था पर तभी किसी ने मेरी कलाई को बहुत जोर से पकड़ लिया। बुयू ने मुझे कसकर पकड़ रखा था। गुस्से के मारे उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया था और वो मुझे भयानक तरीके से घूर रही थी। बुयू भड़ककर बोली, चेयरमैन फैंग, आपके बेटे ने जो कांड किया है, अगर उसे इसके लिए सही से सजा नहीं मिली तो मैं भी इस बात को ऐसे आसानी से नहीं जाने दूंगी। मेरे डैड मिंगहोंग को एक तरफ फोंगजुन के लिए बुरा लग रहा था और दूसरी तरफ बुयू की पावर का खौफ भी था, इसलिए वो तुरंत उसके सामने झुकते हुए डर कर बोले। डैड बोले, प्रेसिडेंट शिन,
आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इस नालायक और बदतमीज बेटे को आज बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये बोलकर उन्होंने तुरंत अपने सारे बॉडीगार्ड्स को अंदर बुला लिया और एक नया तमाशा शुरू कर दिया। डैड चिल्लाए, इस नालायक को तुरंत पकड़ लो और इसे घसीटते हुए पुश्तैनी कमरे में ले जाकर घुटनों के बल बैठा दो। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की और डैड को एकदम खूंखार आंखों से घूरा, पर मिंगहोंग ने सिर्फ बुयू की तरफ देखा और एकदम चमचों की तरह उससे चापलूसी करते हुए धीरे से पूछा। डैड ने पूछा, आपको क्या लगता है, क्या इसे पुश्तैनी कमरे में घुटनों के बल बैठकर अपनी गलती मानने की सजा सही रहेगी? बुयू ने फोंगजुन को संभलकर वहां से उठने में मदद की। फोंगजुन के माथे से अभी भी बहुत तेजी से खून बह रहा था। उसने मुझे अपनी ठंडी और एकदम जालिम नजरों से देखा और मुंह से जहर उगलते हुए बोला, यह सजा तो बहुत ही छोटी है। वो नल्ला बोला, मैंने अभी स्टडी रूम में एक घोड़े का चाबुक टंगा हुआ देखा था। वो वहां सिर्फ सजावट के लिए तो नहीं है ना? ये बोलकर वो बुयू के साथ बिना पीछे मुड़े वहां से एकदम चुपचाप चला गया। मैं तो एकदम सन्न रह गया। मुझे अपने कानों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। मैं उसे जाते हुए घूरता रहा। उसने सच में मिंगहोंग को मुझे उस चाबुक से पीटने का सीधा सीधा हिंट दे दिया था। मिंगहोंग तुरंत उसका वो इशारा समझ गया और अपने बॉडीगार्ड्स पर बहुत जोर से चिल्लाया, क्या तुम अंधे लोगों ने सुना नहीं? पहले इस नालायक लड़के को उस भारी चाबुक से पूरे 30 कोड़े मारो। डैड चिल्लाए, और फिर इसे घसीटते हुए पुश्तैनी कमरे में ले जाकर घुटनों के बल बैठा दो और मेरी परमिशन के बिना ये वहां से उठना नहीं चाहिए। मैंने बचने के लिए पूरी जी जान लगा दी, पर उन बॉडीगार्ड्स ने मुझे मजबूती से दबोच रखा था। मेरे खिलाफ इतने सारे लोग थे और मेरा दिमाग एकदम दही हो चुका था। हालांकि मैंने उनके सामने कहा था कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर असलियत में मेरी वाट लगी हुई थी और मुझे बहुत फर्क पड़ रहा था, वरना मैं फोंगजुन की 2 कौड़ी की बातों में आकर इतना बड़ा बवाल बिल्कुल भी नहीं करता। मुझे जबरदस्ती घसीटकर साइड हॉल में ले जाया गया और मुझे बहुत बुरी तरह पीटा गया। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैंने खुद को अपने ही कमरे के बिस्तर पर बहुत लाचार पड़ा हुआ पाया। मेरा पूरा शरीर दर्द से ऐसे टूट रहा था जैसे किसी ने मुझे बुरी तरह कुचल दिया हो। हमारी नौकरानी झांग में छुपकर मेरे घावों पर दवाई लगा रही थी और उसके चेहरे पर लगातार आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए मुझे समझा रही थी, छोटे मालिक, आपको बड़े मालिक के सामने झुक जाना चाहिए। आप बिना मतलब अपनी जिंदगी झंड कर रहे हैं और इतनी तकलीफ क्यों सह रहे हैं? मैंने बहुत कमजोरी से अपना सिर नामे हिलाया और कहा, झुकना? इस घटिया परिवार के सामने झुकने का मतलब है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर मैंने रोने से भी ज्यादा बदसूरत सी एक स्माइल दी और झांग मां से बोला, बस थोड़ी सी मारी तो पड़ी है मैंने भी, तो उस फोंगजुन का सिस्टम फाड़ दिया है, पूरा बदला ले लिया। मैं ये दर्द सह सकता हूँ, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने हंसते हुए कहा। मैंने दर्द सहते हुए तकिए के नीचे से बैंक कार्ड निकाला और आंटी झांग के हाथ में थमाते हुए बोला, इसे रख लो। ये देखकर आंटी झांग एकदम से बुरी तरह चौंक गई। उन्होंने फौरन कार्ड वापस धकेला और बोली, छोटे मालिक, मैं आपका पैसा कैसे ले सकती हूँ? मैंने समझाया कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए बहुत पहले से ही एकदम तैयार करके रखा था। मैं विदेश जा रहा हूँ और शायद अब कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। तुम मेरी माँ के मायके से लाई गई एक बहुत ही पुरानी और एकदम वफादार नौकरानी हो, इसलिए अपना ख्याल रखना। अगर तुम अब यहाँ रुकोगी तो वो लोग तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। ये पैसा तुम्हारे लिए काफी है ताकि तुम अपना बुढ़ापा बिना किसी फिक्र के आराम से एकदम मौज में काट सको। मेरी बात मानो, काम छोड़ो और यहाँ से कल्टी मार लो। ये सुनकर उन्होंने अपने हाथ में पकड़े उस कार्ड को गहराई से देखा और फिर सीधा मेरी तरफ एक नजर डाली। मैं बिस्तर पर बुरी तरह घायल पड़ा था, फिर भी उनका सोच रहा था। ये सब देखकर वो आंसू नहीं रोक पाई और धड़ाम से मेरे सामने अपने घुटनों के बल नीचे गिरने ही वाली थी। मैंने फौरन उन्हें रोक लिया और बोला, आंटी, मुझे अचानक आपके हाथ का बना कमल ककड़ी और पसलियों वाला वो कड़क सूप पीने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। उन्होंने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं अभी जाकर आपके लिए वो बनाकर लाती हूँ। एकदम अभी इसके बाद उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और वहां से खड़ी होकर सीधा जाने लगी। वो रसोई की तरफ भाग गई और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मैं उस सजी हुई लेकिन ठंडी और बेजान छत को बस लगातार घूरता ही रहा और धीरे से आंखें बंद कर लीं। अगले कुछ दिनों तक मैं ठीक होने के लिए अपने कमरे में ही पड़ा रहा और उस भयंकर दर्द से लगातार पूरी ताकत से लड़ता रहा। मैंने धीरे धीरे अपना सामान पैक करना शुरू किया। मैंने उन सारी चीजों को भी अलग कर लिया जो शेन बुयू ने मुझे दी थी। वो लड़की मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। मैंने देखा कि वो पैसा लुटाने में एकदम उस्ताद है। इन सारी चीजों की कुल कीमत लगभग 100 मिलियन के आसपास तो होगी ही। पहले तो मैं इन्हें सीधा कचरे में फेंकने वाला था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक दूसरा विचार आया, इसलिए मैंने उस महंगे क्लब के मालिक को कॉल लगाया जहां मैं अक्सर जाता हूं। मैंने सुना था कि वहां चैरिटी नीलामी होने वाली है, तो मैंने उसे बताया कि मेरे पास भी नीलामी के लिए बहुत सारा सामान पड़ा है। सामने वाले ने फौरन जवाब दिया और बोला कि आज रात को ही एक इवेंट है और मुझे वहां जल्दी आ जाना चाहिए। शाम को मैं वो बड़े बक्से लेकर सीधा उस क्लब में पहुंच गया। नीलामी के मैनेजर को वो सारी चीजें सौंपने के बाद मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां का नजारा ही कुछ और था। किस्मत देखो, वहीं मेरी मुलाकात शेन बुयू और फांग जुन से हो गई जो साथ अंदर आ रहे थे। शेन बुयू पूरी तरह से फांग जुन के एकदम चिपक कर उसके साथ चल रही थी। जब फांग जुन ने मुझे वहां देखा तो उसकी आंखों में घमंड और मुझे भड़काने वाली एक अजीब सी चमक आ गई, जिसे देखकर मैंने एकदम गुस्से में अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच लीं। लेकिन मैंने तुरंत खुद को शांत किया। मुझे आज बहुत जरूरी काम निपटाने थे। इन फालतू लूजर लोगों पर अपना कीमती वक्त और जज्बात बर्बाद करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं थी। मैं अभी अपनी जगह पर ठीक से बैठा ही था कि अचानक सारी बत्तियां मद्धम हो गईं। तभी होस्ट खुशी से झूमता हुआ स्टेज पर आया और उसने बड़े ही उत्साह के साथ ये घोषणा कर दी कि नीलामी शुरू होने से पहले 3 मिनट का चूमने वाला खेल होगा, जिसमें वहां मौजूद सभी जोड़ों को इस पल का पूरा मजा लेने के लिए बुलाया गया।
उस कम रोशनी वाली जगह पर स्पॉटलाइट अचानक इधर उधर घूमने लगी और एक दूसरे की बाहों में लिपटे और चूमते हुए बहुत सारे लड़के और लड़कियों के जोड़ों पर पड़ने लगी। तभी मेरी नज़र थोड़ी ही दूर पर गई, जहां शेन बुयू हंसते हुए अपने दोनों हाथ फांग जुन की गर्दन में डाले हुए थे और वो भी बड़े प्यार से उसकी तरफ नीचे देख रहा था। फिर उसने झुककर उसे चूम लिया, लेकिन इससे पहले कि मेरा दिल टूटता या दर्द का एहसास होता, अगले ही पल हमारे सिर के ठीक ऊपर लगा हुआ एक भारी लोहे का झूमर अचानक खिसक गया और फिर वो बड़ी तेजी से सीधा उस फांग जुन के ऊपर गिरने लगा। शेन बुयू ने एकदम बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और उसने पूरी ताकत लगाकर उस फांग जुन को जोर से धक्का देकर दूर फेंक दिया, लेकिन झूमर का भारी किनारा फांग जुन के सिर के पीछे रगड़ खा गया। ये देखकर उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वो घबराते हुए फांग जुन को तुरंत अपने साथ वहां से घसीटकर ले जाने लगी ताकि वो उसे पार्किंग में ले जाकर जल्दी से अस्पताल पहुंचा सके। और इसी बीच मेरे ऊपर भी एक दूसरा झूमर आकर गिर गया। उसका दर्द इतना भयंकर था कि मैं वहीं पर बेहोश होने ही वाला था। एक बहुत ही भले इंसान ने मुझे भी अस्पताल पहुंचा दिया। यह खतरनाक हादसा जितनी अचानक से हुआ था उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गया और इसमें हम में से बस कुछ ही लोग शामिल थे। भैंस की आंख अभी घर पर बिस्तर में पड़े रहने वाला आराम खत्म ही हुआ था कि मुझे फिर से अस्पताल में पड़े रहना पड़ा और मैं अभी अपने वार्ड में ठीक से लेट भी नहीं पाया था कि तभी शेन बुयू धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आई। उसका चेहरा गुस्से से इतना काला पड़ चुका था और वो मुझे इस भयानक नजर से घूर रही थी जैसे कि वो अभी मुझे एकदम जिंदा चबाकर ही खा जाएगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, फांग शियू, मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली है। तुमने क्लब के स्टाफ को रिश्वत दी थी और पूरी प्लानिंग करके जानबूझकर उस झूमर के तार को ढीला करवाया था ताकि तुम फांग जुन को मार सको। क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है? वो बोली, तुम्हारे अलावा और कौन उस फांग जुन के लिए अपने दिल में इतनी ज्यादा नफरत रख सकता है? फांग शियू, सच में मैंने तुम्हें समझने में बड़ी भूल कर दी। मैंने कहा, जब मैंने ये नहीं किया तो नहीं किया। शेन बुयू, तुम्हें इस तरह मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। लगता है जब तक मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाती तुम सच नहीं उगलोगे। ये कहते हुए उसने गुस्से में अपना फोन बाहर निकाला और तुरंत किसी को कॉल लगा दिया। वो फोन पर बोली कि फांग परिवार के दूसरे छोटे बेटे फांग शियू पर जानबूझकर हमला करने का शक है। किसी को भेजो और इसे उठाकर कुछ दिनों के लिए हवालात में बंद कर दो ताकि ये सुधर जाए और सारा नशा उतर जाए। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरे चेहरे पर हैरानी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में ऐसा करने वाली है। वो मुझे सलाखों के पीछे डलवाने के लिए अपनी ताकत लगाने वाली थी। तो फिर मेरे चोट खाने का क्या ही फायदा हुआ? इसके तुरंत बाद ही वर्दी वाले लोग अस्पताल के कमरे में धमक पड़े। डॉक्टर के लाख मना करने और मेरी गंभीर चोटों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए वो मुझे जबरदस्ती वहां से उठा ले गए। अगले कुछ दिन मेरे लिए किसी जिंदा नर्क से बिल्कुल भी कम नहीं थे। वहां मैंने बहुत भयानक टॉर्चर सहा। मुझे लगा जैसे सेल में बंद लोगों को कुछ खास आदेश दिया गया था। वो लोग मुझे हर मुमकिन तरीके से बुरी तरह परेशान कर रहे थे। उन्होंने मुझे जमकर पीटा और लातें मारी। कुछ दिनों बाद जब मैं बाहर निकला तो मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि कोई मुझे आसानी से पहचान भी नहीं सकता था। मेरा शरीर गहरे घावों से भरा था और मैं बस किसी तरह जिंदा बचा था। जिस चीज ने मुझे उस नर्क से रेंगते हुए बाहर निकलने की हिम्मत दी, वो फोन पर आया एक मैसेज था। मेरा वीजा आखिरकार पास हो गया था। मैंने तुरंत एक टैक्सी पकड़ी और सीधा विला की तरफ वापस चल दिया। मैंने अपना सामान उठाने और जल्दी से एयरपोर्ट भागने का पूरा प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हो गई जो अभी अभी पूरा वर्ल्ड टूर करके और सारी सच्चाई जानकर वापस लौटा था। मेरा जिगरी दोस्त शिन लू हैंग, जो ये सब सुनकर जल्दी में मेरे पास भागता हुआ आया था। मुझे इस भयानक हालत में देखकर उसका चेहरा एकदम उदास हो गया और वो बहुत ज्यादा गिल्ट में भर गया। वो लगातार मुझसे माफी मांग रहा था। उसने बहुत दुखी होकर कहा, फिंग शियू, मुझे माफ कर दे भाई, ये सब कुछ सिर्फ मेरी गलती है। उस वक्त मुझे अपनी चचेरी बहन का पुराना बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने ही तुम्हें भड़काया था ताकि तुम जाकर उस लड़की को लाइन मार सको। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। मुझे नहीं पता था कि उसका पहला प्यार फेंग जुन था। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं तुम्हें वहां कभी नहीं जाने देता, भले ही मेरी जान चली जाती। मैंने कहा, तुम खुद को दोष मत दो, जो हुआ सो हुआ। मैं उसे भुला चुका हूं और अब मेरा विदेश जाने का एकदम पक्का प्लान है। शायद अब मैं कभी लौटकर नहीं आऊंगा। ये सुनकर शिन लुओहेंग एकदम चौंक गया और उसने मुझे फौरन रोकते हुए बहुत ही भावुक होकर कहा, यार प्लीज मत जा, तू बस इसी देश में मेरे साथ रुक जा। मैं हर हाल में तेरी रक्षा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि जब तक मेरे पास खाने के लिए निवाला रहेगा उसमें हमेशा तेरा भी बराबर का हिस्सा होगा। मैंने कहा कि अब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसके लिए मैं रुकूं। फिर वहां से निकलने से पहले मैंने एक आखिरी बार मुड़कर पीछे देखा, उस घर की तरफ जिसमें मेरे बचपन की सारी यादें बसी थीं और जिस पर अब मेरे बाप ने अपनी नीच रखैल और नाजायज बेटे के साथ पूरी तरह से कब्जा जमा लिया था। वो वहां बेशर्मों की तरह रह रहे थे। मैंने गैसोलीन निकाला जो मैंने पहले से तैयार रखा था और नौकरों के गिड़गिड़ाने को पूरी तरह से एकदम नजरअंदाज कर दिया और बिना भाव दिखाए उसे हर तरफ छिड़क दिया। फिर मैंने माचिस जलाई और सीधा आसमान को छूती हुई तबाही की भयंकर आग लगा दी। पुरानी सारी फालतू यादों को दफनाकर मैंने अपना आखिरी सामान उठाया और बिना पीछे मुड़े एकदम कड़क एटीट्यूड में निकल लिया। शिन लुओहेंग मुझे अपनी गाड़ी में सीधा एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहा था। वो पूरे रास्ते भर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता रहा और बोला कि मुआवजे के नाम पर वो अपना पूरा लग्जरी कारों का गैरेज मेरे नाम कर देगा, पर मैंने बस अपना सिर हिलाकर उसे सीधा मना कर दिया। मैं एकदम चिल होकर कार की खिड़की से आराम से टिक गया। वैसे शियाओ फेंग, मैं तुम्हें एक कड़क बात बता दूं, भले ही मेरे पास कोई बहुत तगड़ा टैलेंट ना हो, पर मेरी इस बवाल और कातिलाना शक्ल के दम पर जब तक मैं चाहूं मुझे आगे हमेशा सिर्फ एक से बढ़कर एक बेहतरीन लोग ही मिलने वाले हैं। हमारे एकदम हैंडसम फेंग बाबू को जो भी चाहिए वो उसे मिल सकता है।
एयरपोर्ट पहुंचते ही उस शिनलुओहेंग ने मुझे कसकर गले लगा लिया और मुझे बिल्कुल छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अभी भी लगातार रोते हुए माफी मांग रहा था। मुझे उसका नेचर पता है, मैं उसे बिल्कुल दोष नहीं देता, इसमें उसकी रत्ती भर भी कोई गलती नहीं है। मैंने एकदम प्यार से उसकी पीठ थपथपाई, तब जाकर उसने मुझे छोड़ा। फिर उसने एक हल्की सी स्माइल के साथ हाथ हिलाया और पलटकर सीधा चेकिंग पॉइंट की तरफ एकदम फुल चौड़ में चल दिया। शिनलुओहेंग बेबस होकर मेरी परछाई को कॉरिडोर में गायब होते देखता रह गया। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो वहां कितनी देर तक एकदम सुन्न होकर चुपचाप खड़ा रहा। तभी उसने हिम्मत जुटाकर शिनब्यू का नंबर डायल किया। फोन बहुत देर तक लगातार बजता रहा और काफी इंतजार के बाद फाइनली उस पार से वो कॉल उठा ही लिया गया। कजिन शिनलुओहेंग की आवाज एकदम कड़क थी। मुझे पता है कि तू फेंगशुन को पसंद करता है, पर तू और शियाओ पिछले 3 सालों से एक साथ ही तो रह रहे हो ना। वो हमेशा के लिए जा रहा है और कभी नहीं आएगा। क्या तेरे पास उसे विदा करने का भी टाइम नहीं है? ये सुनते ही कॉल पर एकदम श्मशान जैसी खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद शिनब्यू की आवाज आई, तूने अभी क्या बकवास की कि आखिर कौन चला गया है? उसने बुरी तरह से भड़ककर जवाब दिया, फेंग शियाओ चला गया है बे। फेंग शियाओ देश से बाहर जाने वाली सबसे पहली फ्लाइट पकड़कर हमेशा के लिए चला गया। उसने कहा है कि वो कभी वापस नहीं आएगा और इस सबका जिम्मेदार तू है बे। क्या अब तू पूरी तरह से खुश है? मेरे प्यारे कजिन शिनलुओहेंग लगभग चिल्लाते हुए बोला और फिर उसने बहुत जोर से फोन को पटककर सीधा काट दिया। रिसीवर से फोन कटने की तेज आवाज आ रही थी, पर शिनब्यू अभी भी फोन अपने कान से लगाए हुए अपनी ही जगह पर एकदम सुन्न सा खड़ा हुआ था। फेंग शियाओ हमेशा के लिए चला गया, वो विदेश चला गया है और अब कभी वापस नहीं आएगा। ये सारे शब्द मिलकर उसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह भयंकर वार कर रहे थे। उसने गुस्से में अपना माथा सिकोड़ा और अपना फोन वापस टेबल पर जोर से पटक दिया। फिर उसने अपने सामने रखे हुए उस मर्जर के सबसे जरूरी कागजातों पर दोबारा से फोकस करने की भारी कोशिश की, पर वो सारे घने शब्द और नंबर्स अब उसकी फटी आंखों के सामने किसी पागल चींटियों के झुंड की तरह रेंग रहे थे। उस बंदे के लिए कुछ भी दिमाग में घुसाना एकदम नामुमकिन था। उसका सुन्न पड़ा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होकर बार बार उसी एक सीन को दोहरा रहा था। वो नजर जो मैंने उसे उस डिटेंशन सेंटर में घसीटे जाने से ठीक पहले दी थी। उसने एकदम चिढ़कर अपनी टाई को ढीला किया, फिर अपनी जगह से खड़ा होकर उस बड़ी सी कांच वाली खिड़की के पास चला गया। किसी को नहीं पता कि वो बाहर कितनी देर तक घूरता रहा। अचानक उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और लंबे डग भरते हुए ऑफिस से बाहर निकल गया। फिर वो लिफ्ट तेजी से नीचे की तरफ जाने लगी। उसने तुरंत एयरपोर्ट डायरेक्टर का प्राइवेट नंबर डायल किया और बोला, जल्दी चेक कर कि फेंग शियाओ आखिर कौन सी बाहर जाने वाली फ्लाइट में बैठा है। बिना वक्त बर्बाद किए वो एकदम गोली की खतरनाक रफ्तार से सीधा एयरपोर्ट की तरफ भगा। वहां का मैनेजर पहले से ही डर के मारे कांपता हुआ सम्मान के साथ उसके इंतजार में बाहर ही खड़ा हुआ था। उसने तुरंत अभी निकाली गई वो जानकारी उसके हाथ में थमाई और बोला कि डायरेक्टर शेन मिस्टर फेंग पेरिस जाने वाली उस XX 108 फ्लाइट में है। वो प्लेन पूरे 20 मिनट पहले ही यहां से उड़ चुका है। ये सुनते ही शेन बयू के कदम एकदम से रुक गए। उसने सिर उठाकर उस बहुत बड़ी सी फ्लाइट की जानकारी वाली स्क्रीन की तरफ देखा। उस FX 108 फ्लाइट के स्टेटस बोर्ड पर साफ तौर पर हरे रंग के वो 3 एकदम कड़क और ठंडे अक्षर चमक रहे थे, जा चुका है। वो उस शोर शराबे और भसड़ वाले हॉल में एकदम मूर्ति की तरह सुन खड़ा रहा। उसके कानों में अलग अलग भाषाओं में हो रही अनाउंसमेंट्स लगातार गूंज रही थीं। सूटकेस के छोटे पहियों के घिसटने की वो तेज आवाज और यात्रियों की फालतू की बकबक और उनकी हंसी गूंज रही थी कि तभी अचानक से उसकी जेब में रखा हुआ फोन एक बार फिर से वाइब्रेट हुआ और स्क्रीन पर फेंगशुन का नाम चमकने लगा। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस अंदर खींच ली। उसने कॉल तो उठा लिया लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। मेरा सिर अभी भी थोड़ा भारी लग रहा है। क्या तुम अभी भी बिजी हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। अगर पहले का टाइम होता तो वो सब कुछ वहीं छोड़कर तुरंत उसके पास भाग कर जाता, लेकिन इस वक्त वो बस उस फ्लाइट की टिमटिमाती लाइट को ही घूर कर देख रहा था, जो अभी खिड़की के बाहर रात के उस घने अंधेरे आसमान में गायब हुई थी। वो काफी देर तक खामोश रहा और फिर फाइनली उसने एक हल्की सी आवाज में जवाब दिया, मैं बस अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं। जब वो फाइनली अस्पताल के भारी VIP वाले वार्ड में पहुंचा तो फेंगशुन अपने बेड के हेडबोर्ड से एकदम आराम से टिका हुआ था। उसका वो चेहरा थोड़ा फीका और उतरा हुआ सा लग रहा था, लेकिन उसे अंदर आते देखकर उसके चेहरे पर तुरंत एक चमकती हुई स्माइल आ गई और शेन बयू चुपचाप से उसके बेड के पास बैठ गया। उस फेंगशुन की बिना रुके लगातार होने वाली बकबक को बस सुनता रहा, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही भटका हुआ था। फेंगशुन ने उसकी उस अजीब सी खामोशी को बहुत तेजी से भांप लिया। बिना कोई फालतू शब्द बोले बड़ी चालाकी से पूछा, क्या तुम उस फेंग शियाओ को लेकर टेंशन ले रहे हो? मैंने डैड से सब कुछ सुन लिया है। वो विदेश चला गया है, पर इस बार उसने सच में सारी हदें पार कर दी हैं। अपना दिमाग साफ करने के लिए विदेश का चक्कर लगाना कोई बुरा आइडिया नहीं है। एक बार जब वो इस लोचे को अच्छे से समझ लेगा तो शायद वो वापस आ जाए। अब उसके बारे में कोई फालतू बात नहीं करते हैं। इस पर फेंगशुन ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर फिर मुस्कान आ गई थी, लेकिन उसे रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि उसके गहरी नींद में सो जाने के बाद शेन बयू ने फिर से अपना फोन निकाल लिया था। उसकी उंगली एक पल के लिए फोन की स्क्रीन के ऊपर ही हवा में झूलती रही और फिर फाइनली उसने असिस्टेंट की चैट विंडो खोली और उसमें एकदम कड़क सी एक लाइन टाइप कर दी, फेंग शियाओ की विदेश की सारी हरकतों और उसके फालतू कांडों पर अपनी एकदम पैनी नजर रखना और मुझे हर हफ्ते की पूरी रिपोर्ट भेजना। पर जैसे ही उसकी उंगली सेंड वाले बटन को दबाने ही वाली थी, बुयू अचानक रुक गई और सोचने लगी कि वो क्या कर रही है। वो फंग तो बस एक खिलौना है, क्या वो नल्ला सच में इतना भाव खाने लायक है? उसने अपनी एक उंगली के इशारे से ड्राफ्ट किए गए उस फालतू मैसेज को तुरंत डिलीट कर दिया।
बाहरी दुनिया के नल्लों को लगता था कि जुन के साथ उसका जीवन एकदम परफेक्ट और बवाल मजे से भरा हुआ है। सबको यही लगता था कि वो दोनों एकदम रापचिक और तगड़े कपल हैं। एक हैंडसम लड़का और खूबसूरत लड़की जिन्हें देखकर सबकी जल जाती थी। उसने भी एक अच्छी बंदी होने का अपना सारा फर्ज एकदम कड़क तरीके से निभाया, साथ खाना खाना, काम पर जाना और उन सभी फालतू सोशल पार्टियों में जाना जो उस चवन्नी छाप के लिए जरूरी थी। लेकिन सिर्फ उसे ही पता था कि बाहर से परफेक्ट दिखने वाली ये पूरी जिंदगी अंदर से कितनी ज्यादा झंड और बोरिंग है, जैसे सच में उसका माथा ठनका हो। अपने ऑफिस की उस बड़ी सी कांच वाली खिड़की के पास फाइल्स पढ़ते हुए वो अक्सर ख्यालों में खो जाती थी और याद करती थी कि कैसे पुराने दिनों में मैं चुपके से उसके पास पहुंच जाता था। जब वो सबसे ज्यादा बिजी होती थी तो मैं पीछे से आकर उसे गले लगा लेता था और जानबूझकर उसके कान में अपनी सांसें छोड़कर उसका सारा काम और सिस्टम हैंग कर देता था। प्राइवेट जेट में सफर करते हुए उसकी नजरें अपने आप उस छोटे से बाथरूम की तरफ चली जाती थी, जब मैं फाइनली उसे एक मोटे कंबल में लपेटकर बाहर निकालकर अपनी बाहों में लाता था। उसका छपरी बॉयफ्रेंड अभी भी बिना यकीन के कुछ बड़बड़ा रहा था। मेरे साथ बिताए हुए ये सारे पुराने यादों के भूत बार बार सामने आकर उसका दिमाग दही कर रहे थे और उसे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा बना रहे थे। वो जुन को उसी महंगे प्राइवेट किचन रेस्टोरेंट में ले गई जहां हम दोनों अक्सर जाया करते थे और जहां खाना खाने के लिए महीनों पहले से अपनी बुकिंग करानी पड़ती थी। वहां की डिशेज अभी भी एकदम लाजवाब थीं और माहौल भी पूरी तरह से कड़क था। वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपना खाना खा रही थी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों अचानक उसे मेरी याद आ गई। मैं हमेशा उसकी नजरें चुराकर बड़ी फुर्ती से उसके बाउल से वो स्वादिष्ट डिश छीन लेता था जिस पर उसकी नजर होती थी और जो असल में बिल्कुल भी तीखी और मसालेदार नहीं होती थी। आखिर में अपना तीखापन मिटाने के लिए मैं हमेशा उसी के कप से पानी पीता था और फिर पूरे ओजी एटीट्यूड और भौकाल के साथ कहता था कि जो तेरा है वो मेरा है और वो खाना भी मेरा है। मेरे साथ वाला वो खाना हमेशा पूरी भसड़ और शोर से भरा होता था, जबकि उसके सामने रखा हुआ ये फैंसी खाना एकदम शांति और बोरियत से भरा हुआ लग रहा था। वहां सिर्फ बर्तनों के टकराने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं और एक ऐसी अजीब सी शांति छाई थी जो सच में उस बेचारी का पूरा दम घोट रही थी। रात के समय उसे हमेशा बिस्तर के अंदर वाली साइड पर सोने की बहुत पक्की आदत थी और गहरी नींद में आधी जगी हुई हालत में उसके हाथ अपने आप ही मेरी तलाश में दूसरी तरफ चले जाते थे। उसने जो छुआ वो भले ही थोड़ा बहुत गर्म था, लेकिन वो शरीर एकदम गलत था, उसका तापमान भी गलत था और उसमें वो धधकती हुई आग और कड़क वाली जोशीली फीलिंग बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। उस नल्ले की महक भी एकदम गलत थी, उसमें मेरे शरीर की वो नेचुरल खुशबू बिल्कुल नहीं थी और यहाँ तक कि उसके सोते हुए सांस लेने की वो धीमी आवाज भी पूरी गलत थी। मैं हमेशा सोते समय बहुत ज्यादा उछल कूद करता था और गर्माहट ढूंढने वाले किसी छोटे से जानवर की तरह नींद में ही उसका पूरा का पूरा कंबल अपनी तरफ खींच लेता था। मैं आधी नींद में ही उसकी बाहों में घुस जाता था। अचानक बुयू ने अपनी आंखें खोली और उसके दिल में उस फंग के लिए बहुत ही खतरनाक वाली नफरत और गुस्सा भर गया। वो तुरंत झटके से उठी और बिस्तर छोड़कर वहां से जाने लगी। फिर बोली, तू चुपचाप सो जा, मुझे अभी अचानक याद आया है कि मुझे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम और अर्जेंट फाइल निपटानी है। बस इतना बोलकर उसने उस बेवकूफ नल्ले जुन के हैरान चेहरे को पूरी तरह से इग्नोर मार दिया और सीधे अपने स्टडी रूम के अंदर जाकर दरवाजे को एकदम जोर से अपने पीछे बंद कर लिया। उसे अब कुछ देर के लिए बिल्कुल अकेला रहना था, खुद को शांत करना था और अपने दिमाग में बार बार आ रही मेरी उस साफ तस्वीर को जड़ से बाहर निकालना था। ठीक एक हफ्ते के बाद एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बड़ी बिजनेस पार्टी में बुयू और वो जुन साथ में गए। वहां खड़े हर एक इंसान को लग रहा था कि वो दोनों एकदम परफेक्ट कपल हैं। बुयू को वो पूरी फालतू पार्टी एकदम दिमाग दही और बहुत बोरिंग लग रही थी। तभी अचानक उस दावत में एक अमीर बाप के बड़े लड़के ने जानबूझकर उस नल्ले जुन को अपना निशाना बनाया और उसके लिए फालतू पंगे खड़े कर दिए। लेकिन उस फट्टू जुन ने बस डरकर मदद के लिए बुयू की तरफ देखा। पहले के पुराने समय में बुयू को हमेशा ही यही लगता था कि उसकी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, इसलिए उसे सपोर्ट करने के लिए पीछे खड़े रहने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन ठीक इसी वक्त उसे अचानक से मेरी बहुत याद आ गई कि अगर मैं उस जगह पर होता तो मैं सीधा अपने गिलास की पूरी शराब उस फालतू लड़के के मुंह पर फेंक कर मारता और फिर एकदम भौकाल के साथ चिल होकर बोलता कि सॉरी, मेरा हाथ फिसल गया था। इन दोनों के बीच का ये भयंकर फर्क देखकर वो खुद भी हैरान थी। तभी अचानक से एक अमीर परिवार का फालतू और बदतमीज लड़का वहां अपना टशन दिखाते हुए आ पहुंचा, जिसकी बाई परिवार के साथ पहले से ही बहुत पुरानी और खतरनाक वाली दुश्मनी चल रही थी। और वो सीधा उसके पास आकर ड्रिंक का गिलास उठाते हुए बोला, मैंने सुना है तुम्हारा उस पंक के साथ ब्रेकअप हो गया और वो विदेश में मजे कर रहा है। क्या पनौती है। मैं भी उसका स्वाद चखना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी फालतू बकवास पूरी कर पाता, बुयू ने बिना कुछ भी सोचे समझे उस छपरी इंसान के चेहरे पर एक बहुत ही जोर का तमाचा जड़ दिया। वो सामने वाला लुक्खा इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो एकदम जोर से चीखा और सीधा जमीन पर जाकर गिर पड़ा और अगले ही पल उसकी नाक से तेजी से खून की धार बहने लग गई थी। वहां का पूरा माहौल एकदम सुन्न पड़ गया था और सबकी हवा टाइट हो गई थी। हर कोई फटी आंखों से उस खतरनाक बवाल को देख रहा था। बुयू ने नीचे जमीन पर पड़े रोते हुए उस लूजर को घूरा और बोली, तू खुद को समझता क्या है, तेरी औकात क्या है। इतना कहकर उसने उस गिरे हुए कचरे और वहां खड़े सभी हैरान लोगों की तरफ देखना बिल्कुल बंद कर दिया और जाते जाते गुस्से में सिर्फ एक बात बोली कि अपनी जुबान पर लगाम रखना। और फिर वहां खड़े सुन उस फट्टू जुन का हाथ पकड़कर वहां से पूरे भौकाल में निकल गई। अपनी पूरी जिंदगी में ये एकदम पहली बार था जब उसने इतने बड़े और जरूरी पब्लिक इवेंट में अपने दिमाग का कंट्रोल इस तरह से खो दिया था। और ये सब बवाल सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि किसी दो कौड़ी के इंसान ने मेरे बारे में फालतू बात बोल दी थी। घर जाते वक्त गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा शांत था। वो जुन अंदर से पूरी तरह डरा हुआ लग रहा था।
बहुत देर की अजीब शांति के बाद उसने डरते हुए बुयू से कहा, मेरी मम्मी ने आज फिर से कॉल किया था कि हम दोनों शादी का क्या प्लान कर रहे हैं। बुयू ने सिर दर्द के मारे अपना माथा रगड़ा और एकदम इग्नोर मारने वाले टोन में उससे कहा, अभी कंपनी में कई सारे विदेशी लेवल के मर्जर्स और तगड़े एक्विजिशन के काम चल रहे हैं और वो सब बहुत नाजुक मोड़ पर हैं। मैं अभी बहुत बिजी चल रही हूँ। इन सब बातों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। रात को काफी देर गए बुयू अपने स्टडी रूम में बिल्कुल अकेली बैठी थी और उसने अपने फोन में छिपा कर रखी हुई एक पुरानी और सीक्रेट गैलरी खोली। उसके अंदर बस एक बहुत ही छोटा सा वीडियो था जो कुछ साल पहले दोस्तों की एक पार्टी का था। उस दिन किसी ने मुझे गाना गाने के लिए मजे में बहुत चढ़ाया था। उन सबकी इतनी खुशी देखकर मैं भी उन्हें मना नहीं कर पाया, इसलिए मैं तुरंत उछलकर स्टेज पर गया, माइक पकड़ा और पूरे जोश में आकर एक बहुत ही कड़क और रापचिक पॉप गाना गा दिया था। बुयू ने यह फालतू सा वीडियो कब सेव किया था ये बात तो उसे खुद भी याद नहीं थी। स्क्रीन पर नाचते हुए मेरी उस पूरी बेखौफ और बिंदास शक्ल को देखकर और अपनी आज की इस झंड और बोरिंग जिंदगी से उसे मिलाते हुए बुयू का दिल ऐसे दर्द कर रहा था जैसे किसी ने उसे कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। एकदम घोटने वाला धीमा दर्द उसके पूरे शरीर में फैलने लगा। उसने झटके से वीडियो बंद किया और अपना फोन टेबल पर उल्टा करके रख दिया ताकि वो उसे ना देख सके। उसकी छाती एकदम तेज तेज सांसें ले रही थी। वक्त बड़ी तेजी से बीतता चला गया और पलक झपकते ही देखते पूरे 3 साल हवा हो गए। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन था। बुयू एक बहुत ही ज्यादा बड़े और जरूरी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट की अपनी बिजनेस ट्रिप खत्म करके पूरे भौकाल और स्वैग के साथ अपने देश वापस लौट आई थी। वो फट्टू जून भी उसके होने वाले मंगेतर की तरह उसके साथ चिपक कर वापस आया था। उनकी ये ट्रिप एकदम लो की थी और उन्होंने आम लोगों की भसड़ से बचने के लिए सीधा वहां के वीआईपी रास्ते को चुना था। लेकिन जैसे ही वो दोनों अपना टशन दिखाते हुए उस वीआईपी रास्ते से बाहर निकले, एक बहुत ही तेज कान फाड़ने वाली आवाज उनसे टकराई। उस अराइवल हॉल के अंदर पागलों की तरह भीड़ जमा हो रखी थी। वहां मौजूद अनगिनत लड़के और लड़कियां अपने हाथों में चमकते हुए लाइट बोर्ड, फूल और बड़े बड़े पोस्टर पकड़े हुए पूरे जोश के साथ एक साथ बस एक ही नाम बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, फांगशू फांगशू। उनकी चीखने की आवाज इतनी ज्यादा तेज और बवाल थी कि ऐसा लग रहा था जैसे एयरपोर्ट की छत उड़ जाएगी। वहां बहुत सारे आम मुसाफिर भी अपने रास्ते में रुक गए और एकदम हैरानी से इधर उधर देखने लगे। वो सब आपस में खुसफुसाते हुए एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आखिर ये माजरा क्या है, इतनी भसड़ मची है और तुम्हें पता नहीं है कि वो मेरा नाम है फैंगशू, आज के टाइम का सबसे तगड़ा सुपरस्टार जिसने 3 साल पहले अपना जलवा दिखाया था। मुझे आजकल के टाइम का पैन एन और 1000 चेहरों वाला एकदम सॉलिड और खतरनाक बेस्ट एक्टर माना जाता है। क्या बात है। उधर मेरा नाम सुनते ही शिनबुयू के कदम अपने आप ही उस जगह रुक गए और उसका एकदम से दिमाग दही हो गया। उसने बिना ज्यादा सोचे बस उस तेज आवाज और बेकाबू भीड़ की नजरों का पीछा किया और आखिरकार उस रास्ते के एकदम दूसरी तरफ बड़े खंभे पर लटके मेरे एक बहुत विशाल रापचिक पोस्टर पर अपनी नजरें टिका दी। वो बस एकदम शांत होकर उस जगह पर खड़ी रही और उसकी आंखें चारों तरफ फैले हुए उस बड़े से पोस्टर पर एकदम मजबूती से अटक गई थी। क्या ही बात है, ऐसा लगा जैसे वो सारा शोर एक पल में ही गायब हो गया हो और पूरी दुनिया में बस मेरा वो कातिलाना और चमकता हुआ सितारा मौजूद था। उसी वक्त फैंग जुन नाम के उस बंदे ने भी मेरा वो भौकाल वाला पोस्टर देख लिया और उसने बिना सोचे बुयू का हाथ जोर से पकड़ लिया और बोला, बुयू ये तो मैं ही हूं। मैंने बहुत पहले सुना था कि मैं कुछ सालों से अपने करियर को चमकाने के लिए विदेश चला गया था। लगता है मैं एक बड़ा और मशहूर सेलिब्रिटी बन गया हूं। खानदानी काम करने के बजाय मैं शोबिस की चकाचौंध वाली उस घटिया सी जगह पर भाग गया। उसकी आवाज में जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने वाला वो घटिया टोन साफ झलक रहा था, लेकिन बुयू ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो कोई बेवकूफ नहीं थी, पिछले 3 सालों से ऐसा चल रहा था। भले ही उसने मुझे कभी भी अपने आप से सामने आकर खोजने की कोई बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की थी, लेकिन फिर भी मेरे भौकाल और मेरे हर एक नए कांड की खबरें किसी न किसी तरह उस तक पहुंच ही जाती थी। उसे ये पता था कि मैंने अपने डेब्यू में ही सिस्टम हिला दिया। मेरी हर एक फिल्म को लोगों ने बहुत प्यार दिया और उसने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया था। उसे मालूम था कि मैंने कितने बड़े अवार्ड जीते हैं। उसने तो अपने चमचों से मेरी सारी टिकटें भी खरीदवाई। उसने मेरे वो सारे पोस्टर और उन चीज़ों का सारा सामान भी जमा कर लिया था जिनका मैं प्रचार करता था। वो सारी की सारी चीज़ें उसके एक बहुत ही खुफिया और छिपे हुए दराज में थी। बस उसने खुद को कभी भी मुझे ढूंढने के लिए मेरे पास आने की परमिशन नहीं दी थी। अगले ही पल उसकी नज़रों ने उस पूरी भीड़ को एकदम चीर कर रख दिया। उसकी नज़र सीधे जाकर मुझ पर एकदम टिक गई, जो अभी अभी ही कुछ खतरनाक बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट्स के कड़े पहरे के बीच में से होकर उस आम से रास्ते से बाहर निकल कर आया था। बस उस एक ही नज़र में उसको ये महसूस हो गया कि असली जिंदगी में मैं उस सादे से पोस्टर से भी कहीं ज्यादा एकदम कातिलाना और बहुत ज्यादा चमकता हुआ सितारा लग रहा था। जैसे ही वो उस लोगों के पूरे समंदर के पार मुझे घूर कर देख रही थी, तभी अचानक एक लड़की चेहरे पर स्माइल लिए एकदम कड़क और लाल गुलाबों का गुच्छा लेकर भीड़ से बाहर निकली। वो लड़की चलते हुए सीधा मेरे पास ही आ गई थी और वो कोई और नहीं बल्कि शियांग परिवार की असली वारिस शियांग शिंजी थी। उसने बहुत ही आराम से मेरे हाथ से वो मेरा छोटा वाला सामान ले लिया और फिर थोड़ा सा झुककर मेरे कान में चुपके से कुछ कहा। उसकी वो मजेदार बात सुनकर मेरी तो हंसी ही छूट गई। ये सारा नजारा देखकर बुयू का चेहरा एकदम से बुरी तरह गुस्से में तमतमा गया था। वहां का पूरा माहौल ही अचानक से बहुत भारी और एकदम खतरनाक खौफ वाला हो गया था। उसके बगल में खड़ा हुआ जुन भी डर के मारे कांपने लगा था। फिर पीछे से धक्का मुक्की करती हुई उस पूरी की पूरी भसड़ वाली भीड़ ने उन दोनों को ढकेल कर सीधा पार्किंग एरिया की तरफ भेज दिया। ये तो एकदम अजब ही इत्तेफाक था कि बुयू की गाड़ी मेरी पूरी टीम की उस लंबी वाली लिंकन गाड़ी के बिल्कुल पास में ही खड़ी हुई मिली थी।
बुयू ने देखा कि शिंजी बहुत प्यार से मेरे लिए गाड़ी का गेट खोल रही थी और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठने के लिए झुका, मुझे अचानक से एक तगड़ा खिंचाव महसूस हुआ। मैंने अपना सिर घुमाया और मेरी नज़र सीधे बुयू से टकराई। उसके अगले ही पल मैंने बस हल्के से सिर हिलाया। वो यहाँ क्या कर रही थी, मुझे उस बात से रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी वक्त बुयू का दिल एकदम से धक धक करके उसके गले तक आ गया था और उसे अपने शरीर के अंदर दौड़ते हुए खून की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन अगले ही पल वहां एकदम से श्मशान जैसी गहरी शांति छा गई, जब उसने मेरी आंखों में एकदम अजीब सी दूरी और बहुत ज्यादा खालीपन देख लिया। मैंने बस उसकी तरफ हल्का सा सिर हिला दिया, जैसे मैं अपने किसी मामूली और 2 कौड़ी के फैन को जवाब दे रहा हूं जिसने मुझे इस भीड़ के बीच गलती से पहचान लिया हो। फिर मैंने बड़े चिल तरीके से अपनी नजरें उससे हटा ली और झुककर सीधा अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया। मैंने वहां 1 सेकंड के लिए भी रुकना जरूरी नहीं समझा। उसी वक्त शिंजी की नजर भी बुयू पर पड़ गई थी और उसने बिना कुछ बोले चुपचाप से मेरी उस शानदार गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। उसने खिड़की के शीशे में से ही बुयू की तरफ देखकर अपनी भौएं ऊपर उठाई और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और अगले ही पल मेरी वो काले रंग की लंबी लिंकन गाड़ी वहां से तेजी से भाग निकली। वो गाड़ी पलक झपकते ही उस एयरपोर्ट की पार्किंग के गेट से एकदम ओझल हो गई और ये पूरा का पूरा नजारा देखकर बुयू अपनी जगह पर जैसे पत्थर की मूरत बन गई। जुन जो उसके बिल्कुल पास खड़ा था, उसने उसे कई बार आवाज दी, लेकिन शायद उसने कुछ भी नहीं सुना। उसके कानों में बस एक अजीब सी भिनभिनाहट गूंज रही थी और कुछ भी नहीं। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज बार बार हथौड़े की तरह बज रही थी। मैंने उसे देखा पर सीधा इग्नोर कर दिया। फिर होटल रूम में वापस आकर वो सीधे सोफे पर धड़ाम से गिर पड़ी। वो पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सो पाई और एयरपोर्ट का वो पूरा सीन उसके दिमाग में फिल्म की तरह घूम रहा था। मेरा उसे ऐसे देखना जैसे कि वो कोई 2 कौड़ी की अजनबी लड़की हो। मेरे और शिंजी के बीच की वो शानदार और एकदम भौकाल वाली केमिस्ट्री, और उसके बाद शिंजी का वो आग लगाने वाला घमंड से भरा हुआ इशारा उसकी जान निकाल रहा था। ये सारी की सारी छोटी बातें उसकी चमड़ी में एकदम जहरीली सुई की तरह बहुत ही गहराई से चुभ रही थी, जिससे उसे अब एकदम अपनी असली औकात का तगड़ा एहसास हुआ। वो इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि मैंने उसकी तरफ उस अजनबी और अजीब सी नज़र से कैसे देख लिया। मेरा सत्यानाश हो गया। और उससे भी ज्यादा बुरी बात उसके लिए ये थी कि मेरे बगल में अब कोई और लड़की आकर खड़ी हो गई थी। वो गुस्से में तमतमाते हुए एकदम झटके से उठी। वो सीधे उस बड़ी दारू की अलमारी के पास गई और अपने लिए एकदम कड़क शराब का एक पूरा गिलास भर लिया और फिर बिना कुछ सोचे समझे उसने अपना सिर पीछे किया और उसे एक ही झटके में गटक गई। गिलास खत्म करते ही उसने तुरंत अपना फोन उठाया और अपने असिस्टेंट को कॉल लगाते हुए एकदम तेज आवाज में बोली, मुझे फैंगशू का जिंगबेई वाला पूरा एड्रेस इसी वक्त अभी के अभी मेरे फोन पर चाहिए। अगले पूरे हफ्ते का उसका क्या प्लान है? और शिंजी, आखिर वो इस आदमी के साथ पिछले 3 सालों से क्या गुल खिला रही है? मुझे हर एक छोटी बात जाननी है। उसका फैंग शू के साथ आखिर क्या लफड़ा चल रहा है? मुझे इस चीज की एकदम पक्की और पूरी रिपोर्ट चाहिए, और वो भी जितनी जल्दी हो सके। ऑर्डर देने के बाद वो बेचैन होकर खबर का इंतजार करते हुए पूरे कमरे में इधर से उधर चक्कर काटने लगी। उसका गुजरने वाला हर एक मिनट और हर एक सेकंड उसे ऐसा लग रहा था जैसे सालों के बराबर लंबा हो। और फिर जाकर कुछ घंटों की बेचैनी के बाद उसके असिस्टेंट ने उसे वापस कॉल किया। उसने उस पूरी की पूरी छानबीन की एकदम पक्की रिपोर्ट उसे दे दी, जिसमें मेरा नया पता और मेरा सारा का सारा पूरा रूटीन लाइन से लिखा हुआ था। लेकिन शिंजी के बारे में जो बातें उसमें लिखी हुई थी, उन्हें पढ़कर बुयू का दिल और भी ज्यादा गहराई में डूबता ही चला गया। शिंजी एक बहुत ही अमीर और रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखती थी और वो खुद भी एक नंबर की काबिल लड़की थी। जब से मैं 3 साल पहले इस देश को छोड़कर विदेश गया था, तब से लेकर इस खानदानी अमीर लड़की ने अपना पूरा का पूरा फोकस यूरोप की तरफ घुमा दिया था। वो पेरिस में पूरी तरह सेटल हो गई और उसने एक इन्वेस्टर बनकर मेरे लिए भी बड़े आराम से रास्ता बना दिया था। उसने अपनी तगड़ी पहचान और बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करके फैशन और फिल्मों की इस दुनिया में एकदम मजबूती से मेरे पैर जमाने में मेरी बहुत ही ज्यादा और तगड़ी मदद की थी। इन बीते 3 सालों में वो एक पहरेदार की तरह हर कदम पर मेरे साथ खड़ी रही है। हम दोनों बहुत करीब हैं और पूरी दुनिया के लिए हम दोनों बहुत ही पक्के वाले दोस्त हैं। लेकिन क्या हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं? ये सवाल बाहर वालों के लिए हमेशा एक बहुत बड़ी बहस रहा है। अच्छे दोस्त, ये सुनकर बुयू ने एक बहुत ठंडी हंसी हंसी और फिर उसने गुस्से में अपना फोन काट दिया। इस दुनिया में एक आदमी और एक औरत के बीच कभी भी एकदम साफ और बिना किसी मतलब वाली दोस्ती नहीं हो सकती। शिंजी के इरादे में बस एक नजर में ही भाप गई। और तुम मेरे प्यारे फैंग शियू, तुमने सच में उस जैसी लड़की को मेरे इतने करीब आने का मौका दे दिया। उसी पल शिन बुयू के मन में एक बहुत भारी खौफ और एकदम कड़क दुश्मनी की भावना आ गई, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार शिंजी नाम से इतनी ज्यादा घिन और भयंकर जलन महसूस की। वो मुझसे एकदम मिलकर बात करना चाहता था और मेरे सामने बैठकर शिंजी के साथ मेरे इस लफड़े और रिश्ते के बारे में आमने सामने सीधे पूछना चाहता था कि सच में माजरा क्या है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि ठीक 1 हफ्ते बाद एक मौका आ ही गया। मेरे असिस्टेंट ने मुझे आकर बताया कि मैं एक बहुत ही जबरदस्त फैशन ब्रांड के तगड़े शो की आफ्टर पार्टी में फुल भौकाल के साथ जाने वाला हूँ। शिन बुयू ने वहां अंदर जाने का पास जुगाड़ने के लिए अपने सारे बड़े संपर्कों का इस्तेमाल किया और उसे न्योता मिल गया। वो पार्टी एकदम रापचिक और पुरानी ऐतिहासिक हवेली में रखी गई थी। जैसे ही शिन बुयू ने वहां अपनी एंट्री मारी, उसने तुरंत मुझे भीड़ में ढूंढ लिया। उस वक्त मैं दुनिया के कई एकदम जाने माने और फेमस डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ खड़ा होकर बहुत ही मजे में अपनी बातें कर रहा था और एकदम फर्राटेदार फ्रेंच और इंग्लिश भाषा में बात करते हुए माहौल बना रहा था। शिन बुयू के हाथ में वाइन का गिलास था और वो दूर भीड़ के उस पार से मुझे ही लगातार घूर रही थी। वो वहां खड़े होकर एकदम सब्र के साथ इंतजार कर रही थी जब तक उसने ये नहीं देखा कि मैं थोड़ा थक गया हूं
और आराम करने के लिए अकेले ही बाहर बगीचे की तरफ जाने वाले टेरेस पर चला गया। यही वो सही समय है, उसने मन में सोचा, और फिर बिना कोई भी आवाज किए चुपचाप दबे पांव मेरे पीछे पीछे वहां आ गई। उस टेरेस पर रात की एकदम ठंडी और मस्त हवा चल रही थी। मैं वहां रेलिंग के सहारे खड़ा होकर दूर उस शांत झील को बहुत ही मजे से अपनी आंखों से घूर रहा था। शिन बुयू मेरे पीछे आई और अपने दिल की धड़कनों को एकदम शांत करने के लिए एक बहुत ही गहरी सांस ली। पर जब वो वहां मुंह खोलकर बोलने लगी तो उसका टोन एकदम इल्जाम लगाने वाला ही था। ये तेरे और उस शिनशिनजी के बीच में आखिर क्या भसड़ चल रही है? मुझे उसके अचानक वहां आने से जरा भी हैरानी नहीं हुई थी, पर मैंने उसकी तरफ अपना सिर घुमाकर देखने की जरा भी जहमत नहीं उठाई। अरे क्या ये प्रेसिडेंट शिन है? बहुत दिन हो गए मिले हुए। पर ये आपकी सिरदर्दी बिल्कुल नहीं है कि मैं किसके साथ घूम रहा हूं और क्या कांड कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको अपनी हर एक बात की पूरी खबर देनी चाहिए। मेरे इस रूखे एटीट्यूड और प्रेसिडेंट शिन कहने के उस एकदम अजीब तरीके से शिन बुयू का दम बुरी तरह से घुटने लगा। वो मेरे और ज्यादा करीब आई और उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। फैंग शू पूरे 3 सालों के लिए शहर छोड़कर जा रहा है। क्या तुमने सही और गलत पहचानने की अपनी अक्ल भी पूरी तरह से खो दी है? तुम्हें क्या लगता है कि वो शिनशिनजी किस तरह का नीच और घटिया इंसान है? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो मुझसे भी ज्यादा लोगों के साथ मजे मारता है? आखिर वो तुम्हें दे ही क्या सकता है? उसकी ये बात सुनते ही मैं पीछे मुड़ गया और शिन बुयू को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखने लगा। प्रेसिडेंट शिन, मुझे नहीं लगता कि आपके पास दूसरों के बारे में इतनी बातें करने का कोई हक है। तुम कहती हो कि शिनशिनजी बाहर लड़कियों के साथ बहुत मजे मारता है। ये तो एकदम हंसी वाली बात है। कैपिटल सर्कल में मुझे भी एकदम नंबर 1 प्लेबॉय माना जाता था। हम दोनों की जोड़ी तो एकदम कड़क लगेगी। और इसके अलावा शिनशिनजी ने कभी भी मेरे लिए अपने सच्चे प्यार को छिपाया नहीं है और वो मेरी हर पसंद और मेरी हर इच्छा की पूरी इज्जत भी करता है। उन लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं जिनके दिल में शुरू से लेकर आखिरी तक बस कोई और ही बसा हुआ था, और वो फिर भी प्यार का एकदम झूठा नाटक करके किसी दूसरे इंसान की जवानी के पूरे 3 साल पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। शिन बुयू, अब तुम ही बताओ कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा घटिया इंसान कौन है? मेरे ये शब्द एकदम जोरदार तमाचे की तरह थे जो सीधे जाके शिन बुयू के चेहरे पर बहुत ही बुरी तरह से पड़े और उसके चेहरे का रंग पलक झपकते ही पूरी तरह से उड़ गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला पर मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं निकला। ठीक उसी पल एक आवाज आई, मैं सोच ही रहा था तुम कहाँ हो, और तुम तो यहाँ एक ऐसे इंसान के साथ फालतू की बातों में उलझे हुए हो जिससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। शिनशिनजी अपने लंबे कदम बढ़ाते हुए सीधा हमारी तरफ आ गया और उसने बड़े ही प्यार से अपने हाथ को मेरे चारों तरफ लपेट लिया। प्रेसिडेंट शिन, आपको बहुत लंबे समय के बाद देखा। आप यहाँ मेरे बॉयफ्रेंड के साथ आखिर क्या गुटरगू कर रही हैं? मुझे तो यहाँ का ये माहौल जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा बॉयफ्रेंड, ये शब्द सुनते ही शिन बुयू के कानों में एकदम तेज घंटियां बजने लगी। उसका सिस्टम हैंग हो गया। उसने अचानक अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे वो मेरे सामने पूरी तरह से गिड़गिड़ा रही हो। कि मैं इस बात को साफ झूठ बता दूं, उसका बस एक बार त्योरियां चढ़ाना ही मेरे लिए काफी होता, लेकिन मैंने बस शिनशिनजी की तरफ अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और बिना कुछ बोले उसकी इस बात को एकदम सच मान लिया। मैंने शिन बुयू या शिनशिनजी की तरफ एक बार भी पलट कर नहीं देखा और शिन बुयू के चेहरे के हर भाव को देखा। मैं खुद को हंसने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाया। मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट शिन और हमारे फैंग शू के बीच में कोई पुराना रिश्ता था, पर अब वो सब कुछ बहुत पुरानी बात हो चुकी है। मेरे साथ रहकर फैंग शू एकदम रापचिक और मस्त जिंदगी जी रहा है क्योंकि मैं उसका पूरा ध्यान रखता हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब से प्रेसिडेंट शिन को अपनी नाक इसके बीच में अड़ाकर बिना मतलब खुद को कोई भी परेशानी देनी चाहिए। वो बोलते बोलते रुक गया और उसने एक बहुत ही गहरी नजर से शिन बुयू को घूर कर देखा। अननोन बंदा, तुम फांग जुन को मजे मारने के लिए साथ क्यों नहीं लाई? क्या तुम इस बार सिर्फ उस नीच के साथ अयाशी करने के लिए ही बाहर आई हो? मैं कितनी घटिया बात है। इतना बोलकर उसने शिन बुयू को कुछ भी बकने का मौका नहीं दिया और मुझे वहां से खींचकर अपने साथ ले गया। मेरे तो तोते उड़ गए, भिड़ू कसम। वो चुड़ैल वहीं बुत बनकर खड़ी रही और हमें एक साथ जाते हुए बेबसी से देखती रही। उसका हाथ जो नीचे लटक रहा था अब भयंकर गुस्से से एक बहुत टाइट मुट्ठी में बदल चुका था। ये पहली बार था जब उसने महसूस किया कि चुभने वाला दर्द असल में क्या होता है। उस पार्टी से वापस लौटने के बाद से ही उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। कसम से भिड़ू, उसका ऑरा इतना डरावना था कि क्या बताऊं। फांग जुन ने तुरंत उसके इस अजीब से बर्ताव को भांप लिया और फिर वो उसके पास जाके एक्स्ट्रा सावधान हो गया और झूठी फिक्र दिखाते हुए उसके भयानक गुस्से को शांत करने की पूरी कोशिश करने लगा। उसी काली रात को वो एक गर्म दूध का गिलास लेकर बिना कुछ बोले सीधे उसके कमरे में घुस गया और बोला, क्या तुम आजकल बहुत ज्यादा थक रही हो? मेरी जान, मुझे तो एकदम ऐसा ही लगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सिर की मालिश कर दूं? याद है जब हम पहली बार मिले थे तब मैं पेड़ पर फंसी एक बिल्ली को बचाते हुए सीढ़ी से लगभग नीचे ही गिर गया था। उसके बाद तुमने मेरी मदद की और हम साथ आ गए। मैंने तब भी तुम्हें ऐसे ही प्यार से मालिश दी थी। मेरी रूह काम गई थी सच। तुमने कहा था कि वो बहुत अच्छा लगा था। उसने अपनी पहली मुलाकात से उसकी पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसकी बकवास बातें सुनी तो सच में यार उसका माथा और भी ज्यादा ठनक गया। पता नहीं क्यों उसके दिमाग में अचानक से बहुत समय पहले का एक अजीब सा सीन फ्लैश होने लगा था। फांग परिवार के एक बहुत ही पुराने नौकर के बुदबुदाए हुए शब्द याद आए कि वो बचपन से ही छोटे जानवरों से सख्त नफरत करता था और उसने तो एक बार सच में हद कर दी, छुपकर पड़ोसी की मासूम बिल्ली को भी मार डाला था। तभी उसे अचानक मेरे वो सारे तीखे ताने याद आ गए जो मैंने कभी उस नीच के बारे में मारे थे। सत्यानाश! पहले तो उसने कभी मेरी उन बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया था और उल्टा उसे लगा कि मैं जानबूझकर उसे बदनाम कर रहा हूं, लेकिन इस पल उसे अचानक से कुछ समझ आ गया था। इसलिए उसने बहुत ही चालाकी से बिना किसी को शक हुए उस ढक्कन का गंदा हाथ झटक कर एक तरफ कर दिया और सीधा बोला, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, निकल लो।
मैं अभी कुछ देर के लिए एकदम अकेला रहना चाहती हूँ। और उस फट्टू की आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई और वो चुपचाप वहां से खिसक लिया। कुछ दिनों बाद जब उसका वो स्मार्ट असिस्टेंट घर से भेजी गई कुछ बहुत ही पुरानी और बेकार फाइलों को अच्छे से सेट करके एक जगह लगा रहा था, तो अचानक उसके हाथ कई साल पुरानी एक छुपा कर रखी गई सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लग गई, जो मेरी माँ की उस जानलेवा कार दुर्घटना के संदिग्ध हालातों के बारे में पूरी जानकारी देने वाली एक सॉलिड कॉपी थी, जिसमें साफ लिखा था कि वो भयंकर एक्सीडेंट कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल था और सारा का सारा सिस्टम एकदम हैंग हो गया। वहां कुछ ऐसे सबूत मिले जो साफ इशारा कर रहे थे कि किसी ने जानबूझकर ये कांड किया था, और इसका सबसे बड़ा फायदा सीधा सीधा मिंगहोंग को हुआ था, जिसने बहुत ही तेजी से तरक्की की और पूरे फोंग ग्रुप पे अपना कब्जा जमा लिया। और बिल्कुल उसी वक्त उस कंपनी में बैठे उसके अपने एक एकदम खास और छुपे हुए सीक्रेट खबरी ने भी तुरंत एक बहुत अर्जेंट मैसेज भेजा कि ये पूरा फोंग ग्रुप तो अब अंदर से बहुत पहले ही पूरी तरह से एकदम खोखला हो चुका है। सच में फांग मिंगहोंग ने इन कुछ सालों में पब्लिक के करोड़ों रुपयों का तगड़ा घपला किया था और उन सारे पैसों को बहुत ही चालाकी से विदेशी खातों में भेजकर एक बहुत बड़ा और खतरनाक रायता फैला दिया था। और वो नल्ला फांग जुन और उसकी वो चुड़ैल मां लिन वान सिर्फ ये सब जानते ही नहीं थे, बल्कि इस पूरे कांड में बराबर के हिस्सेदार भी थे। अब इस ग्रुप पर बहुत भारी कर्ज है और ये एकदम दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। लेकिन शिनबुयू की तो तब हवा टाइट हो गई जब उस खबरी ने उसे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक सीक्रेट वाली वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दी। उस रिकॉर्डिंग में वो छपरी अपने किसी सो कॉल्ड दोस्त के साथ फोन पर बकवास कर रहा था और वो खुलेआम कह रहा था कि उस वक्त मैं जानबूझकर उस टूटी हुई सीढ़ी से नीचे गिरा था बिल्ली को बचाने का नाटक करते हुए, ताकि मैं उसकी अटेंशन पा सकूं, क्योंकि ऐसी लड़कियों का सख्त लौंडा पिघल गया वाला हाल बहुत जल्दी होता है। सच में उस समय मैंने खुद ही ये पूरा ड्रामा रचा था। मुझे पता था कि वो बाहर आने वाली है, इसलिए मैंने एकदम सही टाइमिंग बिठाई और उससे जानबूझकर टकरा गया। क्या एक्टिंग थी। और क्लब की उस लाइट के लिए मैंने एक बंदे को पैसे देकर उसे ढीला करवाया था। मेरा इरादा था कि उसे तगड़ी चोट लगे, लेकिन वो सिर्फ उसे हल्का सा ही निकली। लेकिन फिर भी मेरा काम तो हो ही गया। वो फांग शू खुद को समझता क्या है, क्या उसकी औकात भी है मेरे साथ मुकाबला करने की। नल्ला साला शुरू से लेकर अंत तक उसका दिल हमेशा से सिर्फ और सिर्फ मेरा ही रहा है। एक छोटी सी चाल चली और वो मेरे जाल में फंस गई। और तो और मैंने फांग शू को भी दूर भिजवा दिया और उसे कई दिनों तक बंद रखा। उस पल जाकर आखिरकार उसे पूरी सच्चाई दिखी और वो झूठा प्यार जिस पर वो इतना भरोसा करती थी, वो शुरू से लेकर अंत तक एक बहुत ही शातिर तरीके से रची गई धोखेबाजी थी। और उसने मुझे जो दर्द दिया था वो सब पूरी तरह से इन्हीं झूठी बातों पर टिका हुआ था। वो और कुछ नहीं बल्कि एक पूरी तरह से बेवकूफ और ढक्कन लड़की थी। इस चालाक माँ और बेटे ने अपनी उंगलियों पर बहुत ही बुरी तरह से नचाया था। ये सब सुनकर वो एकदम से लड़खड़ाकर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी और उसका चेहरा सफेद कागज जैसा की तरह फीका पड़ चुका था। उसने तुरंत किसी को भेजकर उस नीच को अपने कमरे में बुलवाया और जब उसने वो सारे पक्के सबूत उसके मुंह पर दे मारे तो उस फट्टू ने शुरू में खुद को बचाने के लिए खूब झूठी बकवास की, लेकिन उन ठोस सबूतों और उसके भयंकर गुस्से के आगे वो पूरी तरह से टूट गया और जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। फिर बोला, मेरी जान, ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा सच्चा और गहरा प्यार करता था। सच में मेरी कसम प्यार करता हूँ। मेरा तो जैसे दिमाग ही खराब हो गया था। मैं बस इतना चाहता था कि तुम मेरी थोड़ी और परवाह करो। मुझे माफ कर दो प्लीज मेरे यार। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। प्लीज मुझे सिर्फ एक और आखिरी मौका दे दो मेरी जान। उसने नीचे उस नीच के मुड़े हुए और रोते हुए घटिया चेहरे को देखा। उस बदसूरत शक्ल को देखकर उसके दिल में रत्ती भर भी कोई दया नहीं आई, बल्कि उसे सिर्फ और सिर्फ भयंकर वाली घिन महसूस हो रही थी। और ठीक उसी वक्त उसके दिमाग में बिना किसी कंट्रोल के अचानक से मेरा हंसता हुआ चेहरा घूमने लगा। कसम से भिड़ू, चाहे मेरी हालत कितनी भी खराब क्यों न रही हो, मैंने उस फट्टू की तरह कभी भी किसी के सामने इस तरह गिड़गिड़ाकर भीख नहीं मांगी थी। और अब इस पल में आकर उसे आखिरकार सब कुछ समझ आ गया था कि उसके पागलपन की असली वजह वो दोगला और झूठा इंसान नहीं था। वो सिर्फ झूठ पर बना एक खूबसूरत धोखा था। असली वजह तो मैं था, एकदम असली और सच्चा, जिसने मुझे इतना ज्यादा दर्द देने के बावजूद भी हमेशा उसे अपना मानकर सिर्फ और सिर्फ बेइंतहा प्यार ही किया था और बिना किसी मतलब के अपना पूरा सच्चा दिल और प्यार उसे दे दिया था। उसकी वो सारी झूठी जिम्मेदारी और पुराने प्यार का वो सारा का सारा फालतू ड्रामा सिर्फ एक बड़ा झूठ था, खुद को ही धोखा देने जैसा था। जब पूरी सच्चाई सबके सामने आ गई तो उसने बिना टाइम वेस्ट किए बहुत ही तेजी से और कड़क तरीके से इस सारे बवाल को खत्म करना शुरू किया। उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि वो सारे गैर कानूनी तरीके से हड़पे गए पैसे और प्रॉपर्टी को वापस करे और फिर उसने अपने तगड़े कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया। उसने उन दोनों माँ और बेटे के सारे घटिया कारनामों और क्राइम के पक्के सबूतों को सीधा पुलिस के मुंह पर दे मारा ताकि उनका गेम बच जाए। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस नीच के साथ अपने सारे रिश्ते पूरी तरह से तोड़ दिए और उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। लेकिन ये सब करने के बाद भी उसे अंदर से थोड़ी सी भी शांति नहीं मिली, बल्कि सिर्फ एक खालीपन महसूस हो रहा था। भाई, मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। तुम आखिर हो कहाँ? मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है और मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, चाहे मुझे माफ करने का सिर्फ 1% ही चांस क्यों ना हो। ये पहली बार था जब उसने अपना सारा एटीट्यूड और घमंड एकदम साइड रख दिया था और वो उस विला के नीचे मेरा इंतजार कर रही थी जो उसके खबरी ने ढूंढा था। शाम के ठीक 7 बजे उसने अपने हाथ में एक बहुत ही सुंदर सा बैग पकड़ा हुआ था जिसके अंदर उस पुरानी और मेरी सबसे फेवरेट मिठाई वाली दुकान का एक बहुत ही स्पेशल सिग्नेचर केक रखा हुआ था जो उसने खास तौर पर दूर से फ्लाइट में मंगवाया था। उसे अच्छे से याद था कि मुझे मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, खासकर जब मेरा मूड एकदम सड़ा हुआ होता है तो कुछ भी मीठा खाने से मेरा सारा गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है।
और लेकिन वो पूरी रात कार में मेरा इंतजार करती रही, जब तक कि उसकी आंखें पूरी तरह लाल नहीं हो गईं और उसका चेहरा एकदम बुरी तरह से उतर नहीं गया। जैसे ही आसमान में सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी, उस फट्टू को एक जानी पहचानी स्पोर्ट्स कार विला के मेन गेट पर आकर एकदम भौकाल में रुकती हुई दिखाई दी। मैं अपनी ड्राइविंग सीट से बाहर निकला और टशन में घूमकर पैसेंजर साइड की तरफ गया। फिर मैंने अपनी बंदी शांग शिंगजी के लिए बड़े प्यार से दरवाजा खोला। उसने मेरे बालों में हाथ फेरा और कुछ ऐसा बोला जो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैं उस बात पर एकदम जोर से हंसा। ये सब देखकर वहां खड़े शिनबुयू की एकदम जलकर राख हो गई और उसने गुस्से में अपनी गाड़ी का गेट खोला। फिर तेज कदमों से मेरी तरफ आकर बोला, फांग जियो यार, हम शांति से बात करें। उसकी मनहूस आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वो नल्ला शिनबुयू था, जिसे देखते ही मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने त्योरियां चढ़ाकर उससे सीधे तौर पर कहा, शिनबुयू तू यहाँ क्यों आया है? हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं है, रुको। शिनबुयू घबराकर आगे बढ़ा और पागलों की तरह हड़बड़ाहट में अपनी जेब से मोबाइल फोन बाहर निकालने लगा। वो मुझे सबूत दिखाना चाहता था और गिड़गिड़ाते हुए बोला, फांग भाई मेरी बात सुनो, मैंने उस फांग परिवार और उसके खानदान के सारे घटिया कारनामों की अच्छी तरह से पूरी जांच पड़ताल कर ली है। मुझे तुम्हें दोष नहीं देना चाहिए था, वो मेरी गलती थी। उस साल गार्डन में जो भी कांड हुआ था क्लब में, वो लाइट स्टैंड गिरने वाली घटना और तुम्हारी सगी माँ का एक्सीडेंट, उन सब में से कोई भी हादसा नहीं था, वो सब उन लोगों का किया धरा था। मैं ही एकदम बेवकूफ और साला अंधा था जिसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया और इससे पहले कि वो अपनी बकवास पूरी करता, मैंने सीधे अपना हाथ उठाकर उसे वहीं चुप करा दिया। मेरी ये हरकत और ये सब देखकर शिनबुयू एकदम शॉक में चला गया और वो सन्न रह गया। अब पूरा सच सामने आ गया था, तो आगे क्या? मैं उस शिनबुयू पर जोर से हंसा। हा हा हा, क्या तुझे लगा था कि मैं तेरे सामने बहुत ज्यादा रोऊंगा, दौड़कर तेरे पास आऊंगा और खुशी से कहूंगा कि चलो आखिर तुझे सच पता चली गया, तो अब हम फिर एक साथ हो जाते हैं। शिनबुयू, तेरी ये फालतू की माफी और तेरा ये घटिया पछतावा मेरे लिए अब दो कौड़ी का भी नहीं है, क्योंकि जो गहरा दर्द मुझे मिलना था वो मुझे मिल ही चुका है। तूने मुझे किसी कचरे की तरह अपनी जिंदगी से बाहर फेंककर मेरी जो बेइज्जती की थी और उस डिटेंशन सेंटर में मेरी कलाई टूटने का जो भयानक दर्द था, उसे मैं भूला नहीं हूं दोस्त। ये सब कुछ तेरी एक फालतू सी माफी या फिर तेरे इन दिखावे वाले दो कौड़ी के बेकार सबूतों से कभी मिटने वाला नहीं है, समझे तुम मिस्टर नूब? बोलते बोलते मेरी नजर अचानक से उसके हाथ में पकड़े उस फैंसी पेपर बैग पर पड़ी और मैं उसे देखकर एकदम सार्कास्टिक तरीके से हंसा कि उसे अभी भी याद है कि मुझे उस जगह के मीठे डेजर्ट्स कितने ज्यादा पसंद थे। क्या बात है प्रेसिडेंट शिन, आपने तो हजारों मील दूर से ने सीधा एयरफ्रेट करवा लिया, बहुत सही दिमाग लगाया आपने। तो गुरु, मैंने अपनी आंखें उठाई और सीधा उसके पीले पड़े हुए मुर्दे जैसे चेहरे को घूर कर देखा और बोला, लेकिन भाई मैंने बहुत पहले ही ये मीठा खाना पूरी तरह छोड़ दिया है। अब ये सारे मीठे सपने अब मुझे बहुत ही ज्यादा चिपचिपे और एकदम घिनौने लगते हैं। इतना बोलने के बाद मैंने पलटकर उस लुक्खे की तरफ दोबारा एक नजर भी नहीं डाली थी। मैं मुड़ा और अपनी बंदी जियांग शिंगजी के पीछे पीछे दरवाजे से अंदर चला गया। जैसे ही वो भारी लकड़ी का दरवाजा जोर से बंद हुआ, बाहर का नजारा पूरी तरह से कटकर खत्म हुआ। वो फट्टू शिनबुयू बाहर एकदम बर्फ की तरह जमा हुआ बहुत देर तक शांत खड़ा रहा और उसके हाथ में केक वाला वो पेपर बैग अचानक से बहुत ही ज्यादा भारी और एकदम बोझ जैसा लगने लगा था। यार, विला के अंदर मैंने अपनी पीठ उस ठंडे दरवाजे से टिकाई और एकदम सिस्टम हैंग वाली हालत में धीरे धीरे फिसलते हुए नीचे फर्श पर जाकर पूरी तरह बैठ गया था। अगर मैं कहूं कि मुझे दुख नहीं था तो वो एकदम सफेद झूठ होगा। मेरी छाती में अभी भी एक हल्का सा दर्द था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुझे शांति और बहुत भयंकर थकान महसूस हो रही थी। पुरानी चीजों को छोड़ना उतना मुश्किल भी नहीं था जितना मैंने सोचा था, दर्द कम था। शिंगजी मेरे साथ जमीन पर बैठ गई और धीरे से मुझे गले लगाकर प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। शिंगजी ने बोला, फंगजियो, मैं यहाँ तुम्हारे पास ही हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सब अब पुरानी बातें हो गई हैं। मैंने कहा, हाँ यार, ये सब एकदम बीता हुआ अतीत है। बाहर बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी और वो शिनबुयू बारिश में एकदम बर्बाद और खटिया खड़ी वाली हालत में खड़ा था। उसने ऊपर उस खिड़की की तरफ देखा जो उसके लिए अब कभी नहीं खुलने वाली थी। उसकी आंखों में एकदम सन्नाटा था। उसे पता चल चुका था कि जो उसने खो दिया वो अब कभी वापस नहीं मिलेगा उसे। जब वो फट्टू अपने घर वापस लौटा तो शिनबुयू लगातार कई दिनों तक अपने कमरे में ही एकदम चुपचाप बंद रहा और बाहर निकला। उसने किसी से भी मिलने से साफ मना कर दिया, कोई काम धंधा नहीं किया और बस एक लूजर की तरह खिड़की से खाली आसमान को ही घूरता रहता था। यार, मेरी वो कड़वी बातें जो एकदम बेकार थी बार बार उसके कानों में गूंज रही थी और मेरी आंखों का वो खतरनाक लुक मानो जैसे कि मैं कोई अनजान शख्स हूं, किसी अजनबी को देख रहा हूं। ये बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। वो इस बात को बिल्कुल हजम नहीं कर पा रहा था कि मैंने उसे लात मारी। अपनी जिंदगी से बाहर वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि कोई दूसरी औरत मेरे साथ खड़ी है। लेकिन मुझे वापस पाने की इस पहली फेल कोशिश ने उसे होश में लाने के बजाय उल्टा उसके अंदर मुझे हासिल करने वाली उस सनक और पागलपन को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से बाहर जगा दिया। शिनबुयू बड़बड़ाया, मैं शिनबुयू हूं, मैंने जो चाहा है वो हमेशा पाया है। पहले मैं थोड़ा डम था, लेकिन अब मुझे सब एकदम साफ दिखाई दे रहा है। तुझे मेरे पास वापस आना ही होगा। एक बहुत ही पागलपन वाला और एकदम वाहियात सा ख्याल उसके फितूरी दिमाग में पनपने लगा। उसने सोचा कि उसे एक ऐसा नया मौका बनाना होगा जहां मेरे पास उसका सामना करने के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे, जहां मुझे उसकी बहुत सख्त जरूरत पड़े। उसने तुरंत अपने चीफ असिस्टेंट को एक जरूरी कॉल घुमाया, अपनी पूरी ताकत लगा दो
और मेरे लिए ये पता करो कि फांगजियो का अगला सबसे जरूरी और बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप आखिर क्या होने वाली है। चाहे जो भी तरीका लगाना पड़े, मुझे हर हाल में उसमें शामिल होना है। उसके उस बहुत ही तेज असिस्टेंट ने उसे तुरंत सारी खुफिया जानकारी दी। मेरी टीम एक बहुत ही टॉप लेवल के 100 साल पुराने लग्जरी ब्रांड के साथ बातचीत कर रही थी, जो एकदम तगड़ा ब्रांड माना जाता है, ताकि एक ग्लोबल एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल किया जा सके, जो अब अपने एकदम आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर था। ये खबर सुनते ही उस कमीने शिनबुयू की आंखों में एकदम शैतानी सी चमक आ गई थी यार। उसने बिना टाइम वेस्ट किए शिन कॉर्पोरेशन के नाम से सीधा उस ब्रांड के हेडक्वार्टर में एक पार्टनरशिप का प्रपोजल भेज दिया और एक ऐसा धांसू प्लान पेश किया जिसमें वो खुद का घाटा सहकर भी काम कर लेता, ताकि उसे तगड़ी पब्लिसिटी मिल सके। लेकिन उसकी सिर्फ एक ही घटिया शर्त थी कि मेरे साथ होने वाले उस एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग को कुछ टाइम के लिए अभी रोक दिया जाए। शिन कॉर्पोरेशन की ताकत और उसके भौकाल पर कोई शक नहीं था, खासकर इस एशियन मार्केट में तो बिल्कुल नहीं। और ब्रांड के टॉप लेवल वाले भी इतने बड़े प्रॉफिट का लालच देखकर बहुत बुरी तरह से फिसल गए थे। इतने तगड़े फायदे ने उन्हें थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था, जिसकी वजह से वो रिमोट वीडियो साइनिंग मीटिंग जो पहले से ही फिक्स की गई थी, वो अगले दिन के लिए कुछ टाइम के लिए टाल दी गई ताकि और जांच हो सके। जैसे ही ये मनहूस खबर मेरी टीम तक पहुंची, वहां का पूरा माहौल एकदम से बहुत ज्यादा गर्म हो गया। सब टेंशन में थे। मेरे एजेंट ने त्योरियां चढ़ाकर बहुत ही ज्यादा चिंता के साथ मेरी तरफ देखा और उस वक्त मैं शीशे के सामने खड़े होकर अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। मेरे भाई लोग, मैं अपनी आने वाली मूवी के एक सीन के डायलॉग्स बोलने की तैयारी कर रहा था। ये सब रायता फैलने की खबर सुनने के बाद मेरे पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा था यार। ये उस घटिया शिनबुयू की पुरानी आदत है। वो मुझे जबरदस्ती झुकाना चाहता है ताकि मैं टूट जाऊं। वहीं से आई झांग सोफे पर आलसियों की तरह सिकुड़ कर बैठा था और आराम से अपना गेम खेल रहा था। उसने ये सब सुनते ही तुरंत अपना फोन नीचे रखा और मेरी तरफ आके बोला, लोड मत ले मेरे होते हुए, उस नीच शिनबुयू की इतनी औकात नहीं है भाई। मेरे पहुंच इतनी दूर तक नहीं है। जब वीडियो कॉन्फ्रेंस फिर से चालू हुई तो ब्रांड के हेडक्वार्टर वाले मीटिंग रूम की उस बड़ी सी स्क्रीन पर मेरी टूटी हुई टीम और उस शिनबुयू के थोबड़े एक के बाद एक दिखाई दिए और फिर मीटिंग शुरू हो गई। ब्रांड के सीईओ ने बहुत ही डरते डरते और एकदम सावधानी से उस बड़ी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में अपनी बात को आगे बढ़ाया, जो कि शिन कॉर्पोरेशन की तरफ से ऑफर की गई थी। उसकी आवाज में थोड़ा डर और झिझक एकदम साफ सुनाई दे रही थी और ठीक उसी वक्त उस नल्ले शिनबुयू ने अपनी बकवास चालू कर दी थी। वहां शिनबुयू बोला, शिन कॉर्पोरेशन आपके इस ब्रांड की तरक्की को लेकर एकदम सीरियस है और हमें लगता है कि अगर हम साथ काम करेंगे तो इसमें हम दोनों का ही बहुत तगड़ा फायदा होगा मेरे भाई। जहां तक ब्रांड एम्बेसडर चुनने की बात है, तो मुझे लगता है कि हमें इस पर थोड़ा और सोच विचार करना चाहिए, ताकि ये पक्का हो सके कि वो उसकी इमेज और ब्रांड की कोर वैल्यूज के बीच एक तगड़ा तालमेल एकदम परफेक्ट तरीके से बैठे। उसने सीधा नहीं बोला, पर निशाना मेरी तरफ ही था। जता रहा था कि मेरी औकात या तजुर्बा इस काम के लायक नहीं है। साला एकदम डेढ़ शाना बन रहा था मुझे नीचा दिखाने के लिए। मीटिंग का माहौल एकदम बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। सबके तोते उड़ गए और सब सुन बैठे थे। तभी शिनशिनजी की आलसी सी आवाज गूंजी, जैसे वो बिना टेंशन के मजे ले रहा हो। शिनशिनजी प्रेसिडेंट। शिन, बहुत दिनों बाद दिखे, क्या बात है? घर का धंधा पानी आपको बिजी नहीं रख पा रहा, जो आप इतनी फुर्सत निकालकर यहाँ फालतू का रायता फैलाने आ गए हो? शिनशिनजी यूरोपियन फैशन सर्कल के एंडोर्समेंट में उंगली कर रहे हो? ये बोलते ही उसने सीधा ब्रांड के सीईओ को घूरा। उसका लहजा एकदम कड़क और खूंखार हो गया था, जैसे कि अब वो गेम बजाने वाला हो। शिनशिनजी, चार्ली मेरी यानी फेंग शियाओ की इमेज, काम और मार्केट में मेरा भौकाल सबको दिखता है। उसमें किसी तरह का कोई लोचा नहीं है। शिनशिनजी, हमारा शियाओ फैमिली फाउंडेशन हमेशा से तुम्हारे ब्रांड के लिए सबसे तगड़ा और मेन आर्ट स्पॉन्सर रहा है। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। शिनशिनजी, मैं खुद पर्सनली तुम्हारे ब्रांड की फिलॉसफी और काम करने के तरीके की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि तुम लोग असली ओजी हो जो कभी क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। शिनजी, ये फैसला एकदम कड़क है। और रही बात फालतू के बाहरी दखल की, जो रायता फैला रहे हैं, वो रुक गया और उसकी तेज नजरें स्क्रीन की तरफ घूमी, जैसे वो किसी को खोपचे में लेने वाला ही हो। शिनजी दूसरी तरफ बैठे शिनबुयू को देखकर बोला, भाई बिजनेस के अपने रूल होते हैं। अपने ये घटिया और 2 कौड़ी के पर्सनल ड्रामे यहाँ लाकर कबाड़ा मत कर। इन चीप हरकतों से तू अपना ही तमाशा बना रहा है बे। शिनशिनजी, मैं आज जिस मुकाम पर हूँ अपनी खुद की मेहनत और गोट लेवल हार्डवर्क से पहुंचा हूँ। मुझे किसी खैरात की जरूरत नहीं है जो मुझे फ्री में मौके दे। मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूं और किसी की ब्लैकमेलिंग तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ये बातें एक जोरदार तमाचे की तरह बुयू के मुंह पर पड़ी और ब्रांड वालों का भी सिस्टम हैंग कर दिया। उसने मेरा एकदम कड़क बीस्ट मोड देख लिया था। शिन फैमिली का रुतबा और यूरोप में उनका जलवा इतना तगड़ा था कि बुयू की कंपनी अभी उनके आसपास भी नहीं फटक सकती थी। उसका पूरा एटीट्यूड और घमंड एकदम कचरा हो गया था। अब मेरी बारी थी। मैंने बिना लोड लिए एकदम बॉस वाली वाइब में ब्रांड की 100 साल पुरानी हिस्ट्री, उनके काम और उनकी सोच के बारे में अपनी धांसू नॉलेज देनी शुरू की और सबका ध्यान खींच लिया था। मैंने अपने एक्सपीरियंस और फ्यूचर प्लान्स को मिलाकर प्रमोशन के ऐसे रापचिक और कड़क आइडियाज दिए कि सबके दिमाग की बत्ती जल गई। मैं उन्हें दिखा रहा था कि मेरा विजन कितना तगड़ा और दूर का है, एकदम क्लियर। मेरी बातें एकदम प्रोफेशनल और फुल कॉन्फिडेंस वाली थी। मैंने साबित कर दिया कि मैं एक इंटरनेशनल सुपरस्टार बनने का पूरा दम रखता हूं और मेरा ऑरा एकदम फायर लेवल पर सेट था। सच में ब्रांड के बड़े अफसरों ने एक दूसरे को इंप्रेस होकर देखा। उनका सारा डाउट और झिझक चुमंतर हो गया था, क्योंकि मैंने अकेले ही पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया। आखिर में ब्रांड के सीईओ ने उसी वक्त फैसला ले लिया और ग्लोबल एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट पर ऑफिशियली साइन हो गए। ये देखकर बुयू की स्क्रीन सबसे पहले काली पड़ गई। उसका तो तगड़ा पोपट हो गया था और मेरी मौज हो गई। वो अपने खाली और ठंडे ऑफिस में अकेला बैठा रह गया। कान में बस बिजी टोन बज रही थी और गुस्से से उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। एकदम लूजर वाली फीलिंग थी। उसी रात उसका असिस्टेंट डरा हुआ हाथ बांधकर खड़ा था।
उसकी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी और बुयू बुरी तरह से पागलों की तरह चिल्लाने लगा। शिनबुयू, वो मुझे गलती सुधारने का मौका क्यों नहीं दे रहा? मेरा दिल टूट गया, मैंने उसे अपनी तरफ से सब कुछ दिया था यार। शिनबुयू, मैं उसे क्या नहीं दे सकता? पैसा, पावर या रुतबा? मैं उसे इसका 10 या 100 गुना भी दे सकता हूँ। मेरी खोपड़ी एकदम सटक रही है। आखिर उसे चाहिए क्या? बुयू की ये भसड़ देखकर बहुत सोचने के बाद असिस्टेंट ने डरते हुए एकदम धीरे से फुसफुसाकर उसे याद दिलाने की कोशिश की। उसका तोते उड़ चुके थे एकदम ही। असिस्टेंट प्रेसिडेंट शिन, शायद मिस्टर फेंग को कभी भी ये बाहर की चीजें और पैसा नहीं चाहिए था। ये सुनते ही बुयू एकदम सन रह गया, उसका फ्यूज उड़ गया और वो बिना कुछ बोले बस झटके में खड़ा रहा। ये सब नहीं चाहिए तो फिर साला उसे क्या चाहिए? पहली बार उसने सच में इस बारे में गहराई से सोचना शुरू किया था। इस सवाल के बारे में उसने कभी दिमाग पर जोर ही नहीं डाला था। क्या वो बिना शर्त का भरोसा है, या कभी ना बदलने वाली पसंद है, या फिर उसके लिए प्यार है? कुछ पल्ले नहीं। आगे पीछे 1000 बार सोचने के बाद भी उसे घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जैसे ही वो इस सोच में डूबा था, एक अचानक आई खबर ने उसकी हवा टाइट कर दी। असिस्टेंट, ब्रेकिंग न्यूज है, दक्षिणी फ्रांस के आल्प्स में लगातार बहुत भयंकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां अचानक बहुत भयानक बाढ़ और भूस्खलन आ गया है। एकदम तबाही मच गई है वहां पर। असिस्टेंट, कई सारे गांवों और कस्बों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। सारी सड़कें तबाह हो गई हैं और वहां की हालत एकदम सीरियस है। मामला पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है अभी। और असिस्टेंट की एक इमरजेंसी अपडेट से पता चला कि मैं उसी खतरनाक और जानलेवा इलाके में फंसा हुआ था। ये सुनते ही बवाल हो गया। बुयू की धड़कन तो जैसे अचानक रुकी गई थी। मुझे सबसे ज्यादा बर्बाद हुए शहर के पास एक इंटरनेशनल बच्चों के फाउंडेशन के चैरिटी फोटोशूट में बुलाया गया था और मेरी भी वहां बैंड बजी हुई थी। अभी उस पूरे इलाके में हर तरह का संपर्क एकदम कटा हुआ था। किसी को कुछ भी नहीं पता था कि वहां फंसे हुए लोग जिंदा भी बचे हैं या सब खत्म हो गए हैं। फुल पैनिक वाला सीन था। उस वक्त बुयू ग्रुप के अगले 10 साल के प्लान को लेकर एक बहुत ही जरूरी बोर्ड मीटिंग चला रहा था, जिसमें उसका सारा फोकस लगा हुआ था। सब सीरियस बैठे हुए थे। पर जैसे ही उसने अपने असिस्टेंट की रिपोर्ट सुनी, वो तुरंत झटके से अपनी मेन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने किसी को सफाई देने या बात करने का थोड़ा सा भी टाइम नहीं लिया। सारे डायरेक्टर्स उसे हैरानी से फाड़ फाड़ कर देख रहे थे और उसने बस अपने हाथ के पेपर्स वहीं टेबल पर पटक दिए, एकदम बिना किसी की परवाह किए भौकाल दिखाते हुए। शिनबुयू वो पीछे मुड़ा और तुरंत भागते हुए कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। तुरंत प्लेन रेडी करो, सबसे तेज स्पीड से नीचे चलना है। नहीं, वहां डायरेक्ट लैंड नहीं कर सकते, जल्दी से रास्ता बदलो। शिनबुयू, जो भी सबसे पास का एयरपोर्ट चालू हो वहीं उतारो। सारी लोकल रेस्क्यू टीमों से कांटेक्ट करो और सबसे बेस्ट टीम को हायर करो, चाहे जितना भी पैसा लगे पानी की तरह बहा दो, पर मुझे वो सही सलामत चाहिए ही। शिनबुयू, मैं खुद वहां जाऊंगा। भाड़ में गई तुम्हारी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और बिजनेस एम्पायर मेरे खतरे में होने की बात सुनकर उसके लिए ये सारी चीजें एकदम दो कौड़ी की हो गई। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि किसी भी कीमत पर मुझे ढूंढना है। कुछ घंटों बाद वो एक बहुत भारी भरकम और महंगी रेस्क्यू टीम लेकर पूरे दलबल के साथ पहुंच गया। उसकी वो प्रोफेशनल माउंटेन रेस्क्यू टीम तूफान के बीच में थोड़ी सी राहत मिलते ही उस जगह पर जबरदस्ती इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए मजबूर हो गई। उन्होंने तबाही वाले इलाके के सबसे पास वाले छोटे से एयरपोर्ट पर लैंड किया। वहां का मौसम एकदम खतरनाक और जानलेवा हो रखा था। सिर के ऊपर घने काले बादल मंडरा रहे थे, जैसे कि मौत नाच रही हो। तेज हवा और बारिश एक साथ चाबुक की तरह मार रहे थे। बुयू एक सेकंड भी नहीं रुका और उसने तुरंत पहले से तैयार रखे हुए एक हेलीकॉप्टर को लिया और सीधा उस इलाके की तरफ उड़ गया जहां से हमारा कनेक्शन टूटा था। लेकिन मौसम इतना खराब था कि हेलीकॉप्टर वहां सीधे लैंड नहीं कर पाया। वो बस हवा में एक सेफ जगह पर मंडरा रहा था। बस क्रू की 1000 चेतावनियों को भाड़ में डालते हुए वो सबसे पहला बंदा था जो उस रस्सी के सहारे सीधा नीचे उस खतरनाक कीचड़ वाली जमीन पर कूद पड़ा। रेस्क्यू टीम के लीडर ने आगे का वो रास्ता देखा जो बाढ़ से पूरी तरह बह चुका था। वहां सिर्फ भूस्खलन का मलबा और टूटे हुए पेड़ ही नजर आ रहे थे। रेस्क्यू लीडर, उसने बुयू को तुरंत रोकने की कोशिश की और चिल्लाकर बोला, सर आगे का रास्ता एकदम जानलेवा है, अभी भी भूस्खलन हो रहा है, आप अंदर नहीं जा सकते, आपकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। शिनबुयू, फालतू की बकवास बंद करो। श्यान लियू बुयू की आंखें गुस्से से पूरी लाल थीं। वो सबसे आगे चल रहा था और बाढ़ का बर्फीला पानी उसके पैरों तक आ चुका था। पानी इतना बर्फीला था कि हड्डियों में चुभ रहा था। पहाड़ी से लगातार पत्थर नीचे गिर रहे थे और वो खूंखार हवा इतनी तेज थी कि अच्छे भलों को भी उड़ाकर नीचे गिरा दे। एकदम ही एक छोटे से भूस्खलन से बचते हुए एक बड़ा सा पत्थर अचानक लुढ़क कर सीधा उसके पीछे टंगे हुए बैकपैक पर आकर जोर से लगा मौत को छूकर निकला था एकदम। उस बैग में जिंदगी बचाने वाले सबसे जरूरी रेस्क्यू के सामान रखे हुए थे। बिना एक सेकंड भी सोचे बुयू ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस बैग के ऊपर छलांग लगा दी। लेकिन उस खतरनाक पत्थर की धार से उसका बायां हाथ बुरी तरह कट गया। घाव इतना गहरा था कि अंदर की हड्डी तक बाहर दिख रही थी। मिस शियान, एक टीम मेंबर, जोर से चिल्ला पड़ा था। मैं उसे पट्टी बांधना चाहता था, लेकिन उस शिनबुयू को लगा कि ये तो एकदम फालतू टाइम वेस्ट है। उसने बस एक कपड़ा फाड़ा और उसे बड़ी बेदर्दी से अपने घाव पर कसकर लपेट लिया। दांत पीसते हुए वो आगे बढ़ा, लगातार 10 घंटे से ज्यादा बिना सोए या आराम किए। उन्होंने आखिरकार मुझे एक प्राइमरी स्कूल की एकदम टूटी फूटी खस्ताहाल क्लासरूम के अंदर ढूंढ ही निकाला भिड़ू, जो जगह थोड़ी सी ऊंचाई पर थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से खतरनाक बाढ़ के गंदे पानी से घिर चुकी थी और एक अलग थलग टापू बन गई थी। उस भयानक वक्त मैं वहां कुछ सहमे हुए टीचर्स के साथ मिलकर दर्जनों डरे हुए बच्चों को हौसला दे रहा था। मेरे बाल एकदम बुरी तरह बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और मेरे कपड़े कीचड़ से सने थे, लेकिन मैं एकदम शांत था। मैं खुद उन मासूम बच्चों को कहानियां सुना रहा था ताकि उनका डर किसी तरह से खत्म हो सके।
तभी अचानक से वो बुयू पूरी तरह कीचड़ और अपने खून में सना हुआ लड़खड़ाते हुए वहां पर आ पहुंचा और क्लासरूम के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर मुझे मिलाकर वहां मौजूद हर एक बंदा सन्न रह गया था। जैसे ही मैंने सिर उठाकर उसे देखा तो मेरा चेहरा अविश्वास और तगड़े झटके से भर गया था। जब हमारी आंखें मिली तो लगा जैसे कुछ सेकंड के लिए समय वहीं पूरी तरह रुक गया। बुयू ने जब मुझे वहां एकदम सही सलामत खड़े हुए देखा तो पिछले कई दिनों से उसके सिर पर जो भयंकर टेंशन सवार थी वो आखिरकार पूरी तरह उतर गई। उसने अपने हाथ के भयंकर दर्द को इग्नोर मारा, अपनी उस फटीचर जैसी खराब हालत को नजरअंदाज किया और कुछ ही लंबे कदमों में तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। वहां खड़े सभी लोगों की फटी हुई आंखों के सामने उसने मुझे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर वो एक ही बात बार बार पागलों की तरह दोहराने लगा, शुक्र है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम एकदम सुरक्षित हो। उसने मुझे इतनी जोर से जकड़ा हुआ था कि मेरी तो सांस ही अटक गई। मैं उसके सीने में धड़कते हुए दिल की तेज रफ्तार और उसके बुरी तरह कांपते हुए शरीर को बहुत साफ महसूस कर सकता था। उस पल मैंने बस आराम से उसकी पीठ थपथपाई और फिर मैंने उसे मजबूती से लेकिन बिना किसी बदतमीजी के खुद से दूर धकेल दिया और बोला, आपका बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट शिन, जो आपने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया। अब मैं आपका एक एहसानमंद हूँ, मैंने इसे पक्के से याद रखूंगा। ये सुनते ही बुयू के हाथ अचानक से एकदम खाली और सुन्न पड़ गए। मेरे चेहरे पर वो एकदम शांत और ठंडा भाव देखकर उसके चेहरे की मुस्कान उसी सेकंड पूरी तरह गायब हो गई और वो वहां एक पुतले की तरह बहुत देर तक बुत बनकर खड़ा रह गया। ठीक उसी वक्त बाहर से एक हेलीकॉप्टर के नीचे उतरने की बहुत जोरदार आवाज गूंज उठी। शिन जी अपनी एक और नई रेस्क्यू टीम और ढेर सारे जरूरी सामान के साथ वहां पहुंच गया था। वो तेजी से भागता हुआ क्लासरूम में घुसा और सबसे पहले पागलों की तरह मुझे ही ढूंढने लगा। जब उसने देखा कि मैं एकदम सेफ हूं तो उसने एक बहुत गहरी राहत की सांस ली और एकदम रिलैक्स हो गया। फिर अचानक उसकी नजर शिन बुयू पर पड़ी। उस बुयू के शरीर पर इतने सारे गहरे घाव देखकर उसका चेहरा तुरंत ही गुस्से से एकदम डार्क हो गया था। वो उसी सेकंड एकदम हाई अलर्ट मोड पे आ गया। उस काम चलाओ टेंट के अंदर सारा मेडिकल स्टाफ उस बुयू के गंदे और गहरे घावों को साफ करके उन पर अच्छे से पट्टी बांधने का काम कर रहे थे। बिड़ू उसका वो घाव बहुत गहरा था और उसमें पक्के टाके लगने थे, लेकिन उस बुयू को जैसे कोई दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था। मैं वहां काम में बिजी था और उसकी दोनों आंखें लगातार मुझे ही घूर रही थी। उसने धीरे से अपने बगल में खड़े असिस्टेंट से पूछा कि जब उसने मुझे इस तरह घायल देखा तो क्या उसके चेहरे पर थोड़ी सी फिक्र दिखी थी। उस असिस्टेंट ने अपने बॉस के उस उतरे हुए और जिद्दी चेहरे को देखा और फिर बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप अपना सिर नीचे झुका लिया। भिड़ू जवाब एकदम साफ था, इस आपदा वाली जगह पर चला वो रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसा था जैसे किसी शांत झील में एक भारी पत्थर फेंक दिया हो जिसने सबके दिलों में बड़ी लहरें पैदा कर दी। शिंजी ने अपनी खुद की आंखों से ये सब देखा था कि कैसे वो बुयू अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे बचाने के लिए वहां मौत के मुंह में कूद पड़ा था। सच इस वजह से उसे पहली बार एक बहुत ही असली और तगड़े खतरे का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि बुयू के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी हैं। अब वो एक सेकंड भी और इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए जब उस जगह पर बचाव का काम लगभग सेट हो गया और हमारी टीम के वापस घर लौटने से ठीक एक रात पहले शिंजी ने कोई फालतू का बड़ा ड्रामा या तमाशा नहीं किया। इसके बजाय उसने एक शांत जगह चुनी, उस टेंट के पास ही एक छोटी सी पहाड़ी पर जहां से तारे एकदम साफ दिखाई दे रहे थे। भाई कसम वहां सिर्फ हम दोनों ही थे। रात की ठंडी हवा चल रही थी। शिंजी ने अपने बगल में खड़े होकर मुझे तारों भरे उस खुले आसमान की तरफ ऊपर देखते हुए प्यार से देखा। भेड़ू कसम उसने एक बहुत गहरी सांस ली और मेरे सामने आकर उस सुंदर तारों वाले आसमान को ब्लॉक कर दिया और बोला, भाई फांग, एक बात है जिसके बारे में मैं बहुत लंबे समय से सोच रहा हूँ। सच मुझे लगता है कि अब तुम्हें बताने का सही टाइम आ गया है। मुझे पता है तुम्हें हमेशा लगता होगा कि बचपन में मैं एक परेशान करने वाली परछाई की तरह तुम्हारे खिलाफ था ना यार, लेकिन सच तो यह है कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि तुम्हारी अटेंशन कैसे पाऊं। तुम एक छोटे से चमकते सूरज की तरह बहुत ज्यादा डार्जिलिंग थे, हमेशा ढेरों लोगों से बुरी तरह घिरे रहते थे। कसम मेरे पास बस वही एक अजीब सा तरीका था जिससे कम से कम तुम्हें मेरी मौजूदगी तो याद रहे। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने अपना पूरा दिन बस उस बार में दारू पीते हुए ही निकाल दिया था। असल में ऐसा इसलिए था क्योंकि जब भी मैं तुम्हें उस बुयू के साथ देखता था तो मेरा दिल बुरी तरह से टूट जाता था और मुझे बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आता था कि मैं आखिर क्या करूं। मैं सिर्फ उसी घटिया तरीके से खुद को सुन कर सकता था और मन ही मन ये उम्मीद भी करता था कि तुम मेरा वो टूटा हुआ दिल एक बार देखो कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई भी नहीं चाहता। वो 3 साल जब मैं विदेश गया था मैंने बिना सोचे समझे तुरंत ही तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया था और इसका कोई दूसरा रीजन नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। जब हम छोटे थे मैं तो तब से ही तुम पर पूरी तरह से फिदा हो गया। उसकी ये सारी गहरी बातें सुनकर मैं बहुत देर तक एकदम सन्न रह गया। इन 3 सालों में उस टूटे हुए दिल वाले बंदे ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मुझे उसकी हर एक छोटी बात अच्छे से याद है। जब मैं एक अनजान देश में अकेला था तो उसने मेरे उस अकेलेपन में मेरा पूरा साथ दिया था। जब मेरे करियर की वॉट लगी हुई थी तब भी उसने एकदम चुपचाप मुझे फुल सपोर्ट किया। जब मैं बीमार था तो वो पूरी रात मेरे पास ही बैठा रहा। उसने मेरे हर एक डिसीजन की रिस्पेक्ट की और मुझ पर कभी भी कोई फालतू प्रेशर नहीं डाला। उसी पल उस टूटे हुए दिल वाले बंदे ने अचानक से नीचे बैठकर मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोला, फांगशु, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी बहुत गहरे घाव हैं। तुमने अभी तक अपने पास्ट को पूरी तरह से नहीं भुलाया है। मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ, मैं आराम से वेट कर सकता हूँ। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर तुम्हें बहुत अच्छे से और प्यार से ट्रीट करना चाहती हूँ। मैंने उस टूटे दिल वाली लड़की को देखा जो मेरे साथ बड़ी हुई थी,
जिसने मेरी खुशी और आंसुओं को देखा, लेकिन मेरे सबसे मुश्किल वक्त में भी उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं बहुत लंबे समय तक एकदम शांत रहा, इतनी देर तक कि उस बेचारी का दिल लगभग डूबने ही वाला था। लेकिन आखिर में मैंने बहुत ही प्यार से अपना सिर हाँ में हिला दिया और मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तुमने मुझे इतना तगड़ा कन्फेस किया है तो मुझे तो इसे एक्सेप्ट करना ही था। मेरी ये बात सुनते ही जियांगशी एकदम खुशी से पागलों की तरह उछलने लगी। भिड़ू उसने एक्साइटमेंट में मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और मुझे बहुत ही जोर से पकड़ लिया हमारे इस ऑफिशियल रिश्ते की खबर। हालांकि हमने जानबूझकर पूरी दुनिया के सामने इसे पब्लिक नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो अब हमारे क्लोज दोस्तों के ग्रुप में कोई राज नहीं रह गया था। लेकिन जैसे ही ये खतरनाक खबर उड़ते हुए उस शिनबुयू के कानों तक पहुंची तो बवाल मच गया। ये खबर उसके लिए उस आखिरी तिनके जैसी थी जिसने ऊंट की कमर ही तोड़ दी। उस वक्त वो चुड़ैल अस्पताल में अपने हाथ के घाव का इलाज करवा रही थी। बारिश में लगातार पागलों की तरह ढूंढने और घाव में गंदा इन्फेक्शन होने की वजह से उसे बहुत तेज बुखार आ गया था और उसे निगरानी के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। जब उसके असिस्टेंट ने बहुत डरते हुए ये खबर उसे बताई तो शिनबुयू पहले तो एकदम सुन्न पड़ गई, लेकिन फिर वो अचानक से भयंकर गुस्से में अपने अस्पताल के बिस्तर से झटके से उठ बैठी और उसने गुस्से में अपने हाथ के पीछे लगी वो ड्रिप की सुई बेरहमी से उखाड़ फेंकी और फिर बिस्तर के बगल वाली ट्रॉली को लात मारकर गिरा दिया और चिल्लाई, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उस जियांगशी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसे ये हक किसने दिया? उसने डॉक्टर की रोकने की सारी कोशिशों को पूरी तरह इग्नोर मारा और अपने बेचारे असिस्टेंट की बातों को भी हवा में उड़ाते हुए जबरदस्ती खुद को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा लिया और सीधे अपनी गाड़ी भगाते हुए मेरे विला की तरफ निकल पड़ी। वो ये भी भूल गई कि उसके हाथ में अभी भी पट्टी बंधी है और उसका बुखार अभी तक उतरा नहीं है। उस पागल औरत के दिमाग में बस एक ही फितूर सवार था, किसी भी तरह मुझे ढूंढना और मुझसे सफाई मांगना। यह आधी रात का गहरा वक्त था और चारों तरफ सन्नाटा छाया था। वो लड़खड़ाते हुए मेरे विला के बंद लोहे के गेट तक पहुंची और पागलों की तरह ठंडी ग्रिल पर अपने हाथ पीटने लगी। उसका गला बैठ चुका था, फिर भी वो मेरा नाम चिल्ला रही थी, ब्यू फेंग, शाओ बाहर आओ और मुझे सच बताओ, ये सब असली नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ ऐसा घटिया खेल नहीं खेल सकते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे पता है मैं गलत थी। प्लीज मुझे बस एक और मौका दे दो फेंग शाओ। इस तरह रात में उसके इस पागलपन और भसड़ ने तुरंत वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान खींच लिया। कुछ लंबे चौड़े गार्ड्स ने आकर उसे वहां से घसीटने की कोशिश की, लेकिन वो पागलों की तरह हाथ पैर मार रही थी और बिना रुके लगातार जोर से मेरा नाम पुकार रही थी। आखिरकार उस तमाशा करने वाली को जबरदस्ती वहां से हटाकर एक गाड़ी में ठूस दिया गया और मामला शांत हुआ। ठीक उसी वक्त मेरे विला की दूसरी मंजिल की खिड़की का पर्दा हल्की हवा के झोंके से जरा सा हिला। मैं खिड़की के पीछे चुपचाप खड़ा नीचे चल रहे इस दो कौड़ी के नाटक को देख रहा था। उस औरत को जो कभी खुद को बहुत तीस मार खां समझती थी, अब किसी सड़क छाप पागल की तरह घसीटी जा रही थी। मेरे चेहरे पर रत्ती भर भी कोई भाव नहीं था। मैंने बिना किसी परवाह के खिड़की के पर्दे को पूरी तरह खींचकर बंद कर दिया। अगले दिन मैं धूप से भरी बड़ी सी खिड़की के पास बैठकर एक नई आई हुई फिल्म रील को आराम से पलटकर देख रहा था, जबकि मेरी बंदी शियांग सिंजी वहीं नीचे जमीन पर बैठी थी। वो कालीन पर पालथी मारकर अपने लैपटॉप पर बिजनेस के जरूरी काम निपटा रही थी। बीच बीच में वो प्यार से मेरी तरफ देख लेती थी, लेकिन इस प्यारे से माहौल में अचानक मेरे टैबलेट पर एक ब्रेकिंग न्यूज का नोटिफिकेशन आया जिसने पूरी शांति भंग कर दी। खबर थी कि देश की जानी मानी कंपनी फैंग ग्रुप के सबसे बड़े मालिक फेंग मिंगहोंग पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। उस पर सरकारी पैसों के गबन और भारी टैक्स चोरी का एकदम सीधा शक था, जिसके चलते पुलिस ने उस नीच को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। इस कांड से मार्केट में तगड़ा भूचाल आ चुका था। फेंग ग्रुप के शेयर्स औंधे मुंह गिर गए और कंपनी का पूरी तरह से बटाधार हो गया। दिवालिया घोषित होते ही संपत्तियों की नीलामी की सनसनीखेज खबरें सामने आने लग गई। स्क्रीन पर एक के बाद एक आ रही ये बड़ी और कड़क हेडलाइंस किसी के भी तोते उड़ा देने के लिए काफी थी। हर तरफ बस इसी तबाही की चर्चा थी। स्क्रीन स्क्रॉल करती मेरी उंगली एक पल के लिए रुकी जब मेरी नजर उस न्यूज फोटो पर पड़ी। उसमें मिंगहोंग को रिपोर्टर्स की भीड़ ने बुरी तरह घेर रखा था और उसका कभी घमंड से एकदम भरा रहने वाला चेहरा अब खौफ और लाचारी से एकदम पीला पड़ चुका था। लेकिन ये सब देखकर भी मेरे चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, मानो मैं किसी दूर के अनजान राहगीर की खबर देख रहा हूं जिसका मेरी जिंदगी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये देखकर मेरी बंदी ने अपना लैपटॉप चुपचाप साइड में रखा और चलकर मेरे पास आई, फिर बड़े ही प्यार से मेरे सीने से लग गई। उसने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपनी इस हरकत से जता दिया कि चाहे जो हो जाए मेरा साथ देने के लिए वो हमेशा मौजूद है। अगले कुछ दिनों तक उस बर्बाद खानदान के नए नए कारनामे रोज टीवी पर आते रहे। लिनवान ने बचे खुचे पैसे लेकर चुपचाप देश छोड़कर भागने की पूरी नाकाम कोशिश की थी, लेकिन एयरपोर्ट पर पहले से घात लगाए बैठी पुलिस ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया और उसका गेम बजा दिया। उधर बाप का साया उठने और इस कंगाली के बाद फेंग जुन अपनी मां के जेल जाने और सिर पर आए। इन एक के बाद एक झटकों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस फट्टू का दिमागी संतुलन पूरी तरह से हिलकर रह गया। उसने अपनी पुरानी आशिकी का वास्ता देकर ब्यू से मदद मांगने की भीख सोची ताकि वो डूबने से बच सके और किसी तरह अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाले। लेकिन हेडक्वार्टर के बाहर ही उसके असिस्टेंट ने उस लुक्खे को बेइज्जत करके पतली गली से निकाल दिया। उसे अपनी उस एक्स का चेहरा तक देखने का एक भी मौका नहीं मिल पाया था। जल्दी एक लोकल अखबार ने मसाला छापते हुए खबर फैला दी कि उस पोपट का फ्यूज उड़ चुका है और उसे शहर के बाहर सीधा एक पागलखाने में भर्ती करा दिया गया है। मैंने उस बकवास खबर के पेज को बंद किया और उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर दूर तक देखते हुए मेरी प्यारी बंदी ने अपना सिर आराम से मेरे कंधे पर टिका दिया। सिंजी, सब खत्म हो गया।
फेंग शाओ, मैंने गहरी सांस लेते हुए उससे कहा, हाँ मेरी जान, अब ये सारा लफड़ा हमेशा के लिए खत्म। वो सारी पुरानी नफरत और उस घटिया खानदान के साथ मेरा बच्चा खुचा रिश्ता धुएं की तरह हवा में उड़ चुका था। उसके और मेरे बीच का हर एक हिसाब अब एकदम साफ हो चुका था। ये मेरे उस काले अतीत को मेरी असली और आखिरी अलविदा थी। इसके बाद शुरू हुआ साल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसके शानदार अवार्ड शो पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। रेड कार्पेट पर बड़े सितारों का मेला लगा हुआ था और मैं पूरे भौकाल के साथ अपनी बंदी का हाथ थामे वहां सीना चौड़ा करके चल रहा था। दूसरी तरफ राजधानी के शेन ग्रुप के सबसे ऊपरी माले के आलिशान ऑफिस में एकदम अंधेरा था। उस हारी हुई ब्यू ने अपने कमरे की एक भी लाइट नहीं जलाई थी। वो नल्ली उस विशाल खिड़की के सामने बिल्कुल अकेली और एकदम उदास बुद्ध बनकर बैठी हुई थी। उस घने अंधेरे कमरे में सिर्फ सामने चल रही टीवी स्क्रीन की तेज रोशनी ही चमक रही थी। टीवी पर उस शानदार समारोह का सीधा लाइव प्रसारण चल रहा था और जैसे ही वहां मौजूद कैमरे ने मेरा और मेरी बंदी का एक क्लोजअप शॉट दिखाया तो जलभुन कर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उधर स्टेज पर उस बड़े अवार्ड शो के फाइनल नतीजों का ऐलान कर दिया गया। इंसानी फितरत की गहराइयों को चीर कर रख देने वाली अपनी उस धांसू आर्ट फिल्म के दम पर मैंने सिस्टम फाड़ते हुए बेस्ट एक्टर का सबसे बड़ा ताज अपने नाम कर लिया था। जैसे ही हॉल में मेरा नाम गूंजा, वहां मौजूद पूरी की पूरी पब्लिक अपनी सीट से खड़े होकर जोर से तालियां पीटने लगी। उस स्पॉटलाइट के बीच मैं पूरे स्वैग से धीरे धीरे स्टेज पर पहुंचा। मैंने एंकर के हाथों से वो भारी भरकम ट्रॉफी अपने हाथ में ली और माइक पर आकर एक छोटी सी स्पीच दी, जिसमें मैंने अपने डायरेक्टर और पूरी टीम का दिल से शुक्रिया किया। फिर मेरी नज़र सामने नीचे बैठी मेरी बंदी पर जाकर टिक गई और मेरा सख्त लौंडा पिघल गया। मैंने कहा, आखिर में मैं अपनी सबसे खास और मेरी इकलौती जान सिंजी को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ। हर मुश्किल में मेरी ढाल बनने और मुझे लगातार हिम्मत देने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ये जीती हुई आधी ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ तेरी है। कैमरा तुरंत घूमकर मेरी बंदी पर फोकस हो गया और उसने अपनी सीट से खड़े होकर सरेआम पूरे स्वैग से मुझे स्टेज पर एक प्यारा सा फ्लाइंग किस दे दिया। ये रोमांस देखकर उस जलभुन चुकी ब्यू ने झट से टीवी बंद कर दिया और अंधेरे में बुरी तरह हांफते हुए पागलों की तरह खुद से बड़बड़ाने लगी। नहीं, मैं इस तरह बैठकर ये तमाशा नहीं देख सकती। मुझे अपनी जगह पाने के लिए कुछ बड़ा कांड करना ही होगा। उधर अवार्ड शो खत्म होने के बाद ऑफिशियल होटल में एक शानदार पार्टी रखी गई थी, जो देर रात तक फुल टू धमाल के साथ चली। पार्टी खत्म करके मैं और मेरी बंदी अपने तमाम बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट्स की भीड़ के बीच घिरे हुए बातें करते हुए बेसमेंट की अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ अपनी गाड़ी लेने को बढ़े। लेकिन जैसे ही हम अपनी कार के पास पहुंचे, अचानक एक पिलर के पीछे से कोई परछाई लड़खड़ाते हुए बाहर निकली और एकदम से हमारा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। सामने वो पनौती ब्यू थी। उसने मेरी तरफ एकदम पागलों की तरह घूरते हुए कहा, फेंग शाओ, प्लीज मुझसे बात करो। सिर्फ 5 मिनट नहीं, बस 3 मिनट ही काफी होंगे मेरे लिए। ब्यूयू, मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर भीख मांग रही हूँ। सच कह रही हूँ, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी झंड है, मैं मर ही जाऊंगी। ये पूरा तमाशा देखकर मेरी बंदी से रहा नहीं गया और उसने सामने आकर कड़क आवाज में कहा, ब्यूयू, अपनी शक्ल देख तो प्यार की भीख मांगते हुए क्या क्लाउन बन चुकी है। सिंजी, अब होश में आ जा। फेंग शाओ अब मेरे साथ है और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। प्लीज अब उसकी सेट जिंदगी में फालतू पनौती मत लगा। ब्यू, खुशी की बात करती है, तुझे क्या हक है उसे खुश रखने का? तू जानती ही क्या है उसके बारे में? तुझे पता भी है कि सर्दियों में सोते वक्त उसे ठंड से बहुत ज्यादा डर लगता रहता है ब्यूयू, और वो रात को चुपके से रजाई खींच लेता है। तुझे खबर है कि उसे तीखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, फिर भी दबाकर खाता है और बाद में जलन शांत करने के लिए ठंडा बर्फीला पानी पीता है। बस बहुत बकवास कर ली तूने, मैंने बीच में ही उसकी बात काटते हुए एकदम कड़क आवाज में कहा। ब्यूयू, अब इस मुर्दे उखाड़ने वाले बीते हुए कल को मत खींच। हमारे बीच का खेल बरसों पहले ही खत्म हो चुका है। खत्म नहीं हुआ, ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? ब्यू ने एकदम पागलों की तरह चीखते हुए मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी शेरनी बंदी ने फौरन बीच में आकर उसे पीछे धकेल दिया। हमारी इस जोरदार बहस और भसड़ के बीच किसी का भी ध्यान पार्किंग के गेट की तरफ नहीं गया, जहां से एक काली सेडान गाड़ी अचानक तेज रफ्तार में अंदर घुसी। ऐसा लग रहा था कि या तो ड्राइवर टुन है या गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है। वो पागल बेकाबू कार लहराते हुए सीधे हमारी तरफ साक्षात मौत बनकर झपटी। तभी अचानक मेरी बंदी ने सबसे पहले खतरा भांप लिया और एकदम जोर से चीखते हुए चिल्लाई, फेंग शाओ पीछे हटो। लेकिन एक बंदा उससे भी ज्यादा तेज निकला, इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता। शिनबुयू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और मुझे, जो एकदम किनारे पर खड़ा था, धक्का देकर वहां से दूर हटा दिया। और वो खुद झटके की वजह से सीधे उस बेकाबू गाड़ी के एकदम सामने आ गई और खुद को बचा नहीं पाई। मेरा तो सच में फ्यूज उड़ गया था कि ये क्या हुआ बे। एक बहुत ही जोरदार धमाके जैसी भयानक आवाज आई और उसका शरीर हवा में किसी कटी हुई पतंग की तरह बुरी तरह उछल गया। मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। टकराकर वो हवा में उड़ी। अस्पताल के इमरजेंसी रूम की बत्ती पूरी रात जलती रही। मैं और शांग शिंजी बाहर उस बेंच पर बस चुपचाप बैठकर इंतजार ही करते रह गए। हम कॉरिडोर में परेशान बैठे थे। फिर आखिरकार इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर साहब एकदम थके हुए बाहर आए और उन्होंने हमारी तरफ देखकर हमको उसकी असली हालत के बारे में बताया। डॉक्टर बोले, उसकी चोटें सच में बहुत ज्यादा गंभीर हैं। शरीर में कई जगह हड्डियां टूटी हैं और अंदरूनी खून भी बह रहा है, लेकिन पूरी जान लगाकर बचाव करने के बाद अब हालात थोड़े से काबू में। वो फिलहाल सीधे खतरे से बाहर आ गई है और उसे निगरानी के लिए आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है, इसलिए उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। मैंने राहत की सांस तो ली, लेकिन मेरा दिल अभी भी अंदर से बहुत भारी महसूस कर रहा था यार। वो टेंशन खत्म ही नहीं हो रही थी। आईसीयू के बाहर एक और दिन और रात बिना सोए गुजारने के बाद आखिरकार शिनबुयू की हालत स्थिर हो गई और मुझे थोड़ा सा चैन मिला। फिर उसे एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और जब मैं उसे देखने के लिए अंदर गया तो शांग शिंजी भी मेरे साथ ही अंदर मौजूद थी, मुझे सहारा देने।
शिनबुयो अस्पताल के एकदम सफेद बिस्तर पर पड़ी थी और उसके शरीर में हर तरफ तरह तरह की कई अजीब नलियां घुसी हुई थी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और वो इतनी कमजोर हो गई थी कि पहचान में नहीं आ रही थी। लेकिन मुझे कमरे में घुसते देखते ही उसकी आंखों में एकदम से चमक आ गई। उसने पूरी ताकत लगाकर कुछ बोलने की कोशिश की। वो बोली, फांगशिउ। और तभी शांग शिंजी ने मेरा कंधा थपथपाया और मुझे एक शांत सा इशारा करके समझाया कि वो मेरा बाहर इंतजार करेगी। फिर उसने बहुत समझदारी दिखाते हुए मेरे पीछे से कमरे का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। मैं चलकर उसके बिस्तर के पास गया और वहां रखी कुर्सी पर बैठ गया। मैंने कहा, डॉक्टर ने बताया है कि तुम फिलहाल खतरे से बाहर हो। शिनबुयू बड़ी लालची नजरों से मेरे चेहरे को घूरती रही और उसने बहुत ज्यादा मुश्किल से अपना वो हाथ ऊपर उठाया जिसमें सुई नहीं लगी थी। वो मुझे छूना चाहती थी, लेकिन जब उसने मेरी आंखों में वो साफ दूरी और रुखापन देखा तो उसने बेबस होकर अपना हाथ वापस नीचे गिरा दिया। वो बोली, मुझे माफ कर दो फांगशिउ। फिर वो अटक अटक कर अपने दिल की बात बाहर निकालने लगी। उसने अपनी सारी फीलिंग्स मुझे बतानी शुरू कर दी और बताया कि शुरू में फांगशुन ने उसे बेवकूफ बनाया और बाद में उसे अपने सच्चे प्यार का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने घमंड और जिद की वजह से उस बात को कभी मानना नहीं चाहती थी। और मुझे खोने के बाद उसे कितना दर्द और पछतावा हुआ। उसने बार बार मुझसे माफी मांगी और बार बार अपने प्यार का इजहार किया। अपने सारे गुरूर और इज्जत को किनारे रखकर उसने एकदम गिड़गिड़ाते हुए मुझसे भीख मांगी कि फांगशिउ, मैं जानती हूं कि मैं 1000 बार मरने के ही लायक हूं, लेकिन मुझे बस एक और आखिरी मौका दे दो। प्लीज मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे हर एक कमी को पूरा करने का मौका दे दो। तुम्हारे बिना मेरे जीने या मरने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। मैं एकदम चुपचाप बिना उसे बीच में टोके बस उसकी सारी बातें सुनता रहा जब तक कि वो पूरी तरह से थक नहीं गई और उसकी आवाज धीमी नहीं पड़ गई और धीरे धीरे गायब नहीं हो गई। सिर्फ तभी मैंने आराम से अपना मुंह खोला और बहुत ही शांत आवाज में उससे ये बोला, शिनबुयू, इस बार तूने खुद को दांव पर लगाकर जो मेरी जान बचाई है ना, उसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी इस जीवनदान वाली मेहरबानी को मैं हमेशा याद रखूंगा और कभी नहीं भूलूंगा। ये सुनते ही शिनबुयू की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागी, लेकिन मेरी अगली ही बात ने उसकी उस छोटी सी उम्मीद को पूरी तरह से कुचल दिया। मैंने कहा, पर प्यार कोई एहसान नहीं है और ये कोई पछतावा तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बीच तो सब कुछ बहुत पहले ही खत्म हो गया था। जब तूने फांगशुन के लिए अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल करके मुझे जेल भिजवाया था, जिससे मुझे बेहिसाब टॉर्चर सहना पड़ा, और हर बार जब भी तूने सिर्फ और सिर्फ उस पर भरोसा किया था और बिना सोचे समझे मुझे बहुत दर्द दिया हमारे बीच, तो उस सबसे पहले ही सब कुछ टूट चुका था। शिनबुयू, अब हम दोनों इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। बस इतना कहने के बाद मैं तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बिना उसे दोबारा देखे मुड़कर सीधा उस अस्पताल के दरवाजे की तरफ चला। बढ़ गया दरवाजे के बाहर शांग शिंजी वहीं खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं चलकर सीधे उसके पास गया और बहुत ही प्यार से आराम से उसका वो हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे मैं वहां से बाहर निकल गया। शिनबुयू अस्पताल के उस बिस्तर पर पड़ी बस लगातार उस एकदम खाली दरवाजे को घूरती रही और मुझे इस तरह पक्के इरादे से दूर जाते देखकर उसके आंसू अपने आप बहने लगे। वक्त बहुत तेजी से गुजरा और 1 साल बीत गया। इस साल मेरे करियर ने एकदम नई ऊंचाइयों को छुआ। मैंने दुनिया के एक बहुत ही टॉप और मशहूर इंटरनेशनल डायरेक्टर की एक जबरदस्त नई फिल्म में काम शुरू किया। ये सच में एक बवाल और ऐतिहासिक फिल्म थी जिसमें मैंने युद्ध के बीच अपने उसूलों पर टिके रहने वाले एक बहुत दमदार आदमी का किरदार निभाया था। मेरी एक्टिंग एकदम कड़क थी और वो सबको अंदर तक रुला देने वाली थी। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े और ऊंचे माने जाने वाले अवार्ड शो में जब उन्होंने बेस्ट एक्टर के लिए स्टेज पर मेरा नाम पुकारा तो वहां बैठी पूरी भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी। मैं एकदम शांति से उठा और शांग शिंजी को कसकर गले लगा लिया। वो मेरे बिल्कुल बगल में बैठी थी और इमोशनल होने की वजह से उसकी आंखें एकदम लाल थीं। फिर मैं दुनिया भर में देखे जा रहे उस स्टेज की तरफ चल पड़ा। उन तेज लाइट्स के नीचे खड़े होकर मैंने सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान वाली ट्रॉफी अपने हाथों में मजबूती से पकड़ी और फिर मैंने अपनी वो स्पीच दी जिसमें मैंने अपनी पूरी टीम को और अपने परिवार और उन सभी खास दोस्तों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। और फिर सबसे आखिर में मैंने सामने बैठी उस अकेली लड़की की तरफ देखकर कहा कि मैं ये सबसे बड़ा सम्मान अपनी प्यारी सी मंगेतर शांग शिंजी के नाम करना चाहता हूँ, जिसने मुझे हमेशा ये सिखाया है कि सच्चा प्यार इतना ज्यादा खूबसूरत हो सकता है और तुमने ही मुझे खुद को एक और बेहतर इंसान बनाने की हिम्मत दी। मिशन, मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारे साथ और तुम्हारे रास्ते कदम पर चलने का इंतजार कर रहा हूँ। इसके तुरंत बाद कैमरा सीधे शांग शिंजी के खूबसूरत चेहरे पर फोकस हो गया। वो पहले से ही अपनी जगह खड़ी थी और उसने स्टेज पर खड़े मेरे लिए प्यार से आई लव यू का इशारा किया। ठीक 1 हफ्ते बाद एक प्राइवेट जगह पर बहुत सादी लेकिन प्यारी शादी हुई जिसमें सिर्फ हमारे सबसे करीबी परिवार वाले और कुछ खास दोस्तों को बुलाया गया था। वहां धूप, हरी घास, फूल और सफेद पर्दा था। मैंने अपने डिजाइनर दोस्त का बनाया एकदम सिंपल लेकिन क्लासी सूट पहना था और मैंने बड़े प्यार से अपनी शांग शिंजी की बाहों में मैंने वो शानदार सूट पहना था जिसे मेरे एक बहुत ही खास दोस्त और बेहतरीन डिजाइनर ने सिर्फ मेरे लिए अपने खुद के हाथों से तैयार किया था। मैं बड़े प्यार से शांग शिंजी की बाहों में बांह डालकर फूलों की पंखुड़ियों से ढके हुए उस खूबसूरत रास्ते पर आगे बढ़ा। हमारी इस शादी के कार्ड कुछ पुराने और गुजरे हुए लोगों को भी भेजे गए थे जिन शिन कॉर्पोरेशन के सबसे ऊपर वाले बड़े से ऑफिस में शिनबुयू उस कांच की बड़ी सी खिड़की के सामने एकदम चुपचाप खड़ी थी और नीचे उस भीड़ भाड़ वाले शहर को घूर रही थी। वो पहले से काफी ज्यादा पतली लग रही थी। उसकी टेबल पर हमारी शादी का वो खूबसूरत कार्ड बिना छुए बिल्कुल वैसा ही रखा था। शादी वाले दिन वो हमारी शादी में बिल्कुल नहीं आई। वो बस उसी पुराने ऑफिस में गई जहां हमने कई सारे बवाल किए थे। तभी अचानक से फोन की स्क्रीन चमक उठी। वो एक अनजान नंबर से आया हुआ मैसेज था जिसमें कुछ लिखा नहीं था, बस एक फोटो थी।
उस फोटो में मैं एक बहुत ही शानदार सा सूट पहने हुए तेज धूप में खड़ा था और पूरी खुशी के साथ कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ ही सेकंड बाद एक और नया मैसेज आया जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, शिनबुयू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और मैंने खुद को भी अब आज़ाद कर लिया है। अपना ख्याल रखना शिनबुयू। वो बिना पलक झपकाए बस लगातार उस फोटो और उन शब्दों को देखती रही। उसका दिल किसी भारी चीज से टकराने जैसा दर्द महसूस कर रहा था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस फोन की स्क्रीन को छुआ और मेरी खुशी भरी मुस्कान पर हाथ फेरा और आखिरकार उसके आंसू बेकाबू होकर बहुत ही बुरी तरह से बह निकले। मोटे आंसुओं की बूंदें सीधे फोन की स्क्रीन पर गिरने लगी। वो एक ही वक्त पर किसी पागलों की तरह रो रही थी और जोर जोर से हंस भी स्क्रीन पर टपकने लगी। वो एकदम उसी पल किसी पागलों की तरह जोर जोर से रो भी रही थी और साथ ही साथ बहुत बुरी तरह हंस भी रही थी। और फिर एकदम आखिर में हार कर उस पागल लड़की ने अपने उस फोन को अपनी छाती से बहुत ही कसकर एकदम मजबूती से हमेशा के लिए चिपका लिया और बस वहीं बैठकर तड़पती रही।